ठीक है जी। ये दो इनफाइनाइट शीट हैं, इसमें इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है सिग्मा 1 और इसकी कितनी है सिग्मा 2, और ये रीज़न 1 है, रीज़न 2 है, और ये क्या है रीज़न 3। तो इसमें हमें निकालनी है इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बताओ किसी एक वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू थिन इनफाइनाइट शीट कितनी होगी बताओ। अभी तो पढ़ कर आए थे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तुम पढ़ कर आए हो हैं? बताओ क्लियर हुआ नहीं हुआ? ये तो पहले ही पढ़ गया, उसमें क्या क्लियर हुआ, ये तुम्हें बताना चाहिए था मुझे। ठीक है जी। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गई। अब मान लो इस पॉइंट पर देखो ये पॉजिटिव है। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है इसका डायरेक्शन क्या होता है बताओ, जो फोर्स का डायरेक्शन होता है। तो अगर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ Q0 चार्ज रखना पड़ेगा, तो वो क्या करेगा इसे बताओ, इस तरफ होगा या नहीं होगा, है ना। और इसकी वजह से किधर होगा, इधर होगा। बताओ समझ में आई नहीं आई? और इस पॉइंट पर अगर मैं चेक करूं, ए पॉइंट इसको मान लेता हूं बी पॉइंट, है ना। इस पॉइंट पर बताओ ड्यू टू फर्स्ट पहले की वजह से अवे, यानी ये होगा E1, ठीक है ना, और इसकी वजह से किधर होगा, इधर ही होगा, यानी E2। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी, नज़ला जुकाम खांसी नहीं है? फिर इधर आएंगे तो किधर होगा, इधर की तरफ होगा E1, और इधर की तरफ क्या होगा E2। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं है? तो पहले रीज़न में निकालेंगे फर्स्ट रीज़न, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू 2 शीट्स कितना होगा E1 प्लस E2, होगा या नहीं होगा? तो बताओ पहले का क्या होगा आपका फर्स्ट। अच्छा ये माइनस क्यों कर रहा है, अच्छा बस सिंबल भी लेने हैं क्या इस तरीके से, लेने तो पड़ेंगे सिंबल की, वो क्या बताऊं फिर मैं तुम्हें, हाँ बताना तो पड़ेगा। अब तुम खुद सोच लो, ये तो कार्टेशियन वाली बात हो गई ना, ये वेक्टर क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी, तो एक तरफ वाली को पॉजिटिव लेंगे और एक तरफ वाली को नेगेटिव लेंगे। अब हम हमेशा कौन सी वाली को पॉजिटिव और कौन सी वाली को नेगेटिव लेते हैं भाई, ये ओरिजिन हो गया, तो राइट साइड में क्या लेते हैं पॉजिटिव, और लेफ्ट साइड में क्या लेते हैं नेगेटिव। तो यहाँ पर ये जो E1 होगा ये कैसा होगा, मतलब इसमें दोनों की दोनों नेगेटिव डायरेक्शन में, तो दोनों नेगेटिव होंगे और दोनों का आंसर भी सेम ही होगा, ठीक है ना। तो E1 कितना हो जाएगा -E, और ये भी कितना हो जाएगा -E, तो आंसर हो जाएगा -2E। बताओ क्लियर हुआ नहीं, ठीक है ना। तो इसको बोल देता हूँ E नेट। तो E नेट की वैल्यू ड्यू टू 2 शीट्स कितना हो जाएगा -2 इंटू बताओ सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, और E नेट ड्यू टू 2 शीट हो जाएगा माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये पहले रीज़न में हो गया। कोई दिक्कत बच्चों यहाँ? कोई दिक्कत नहीं। एक गलती कर दी हमने इसमें। ये कब होगा, ये आंसर तब होगा जब सिग्मा 1 और सिग्मा 2 आपस में क्या होंगे इक्वल, लेकिन ऐसा तो है नहीं है। तो इसका मतलब हमने पूरा का पूरा क्या कर दिया, मतलब गलत कर दिया हमने। तो हम इसे रफ कर लेते हैं और अपनी गलती को सुधार लेते हैं, क्योंकि चार्ज लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है अलग अलग है। तो फिर E1 की वैल्यू कितनी होगी, E1 की वैल्यू माइनस सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बताओ यहाँ तक समझ में आया नहीं आया? तो -1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट क्या आ जाएगा कॉमन, और अंदर सिग्मा 1 और सिग्मा 2 क्या हो जाएंगे प्लस। ये आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला हो गया। कौन से रीज़न में, फर्स्ट रीज़न में। कोई यहाँ तक दिक्कत? पक्का? अब देखो मिड वाले को देखो, सेकंड रीज़न में हम इसको करेंगे, ठीक है। सेकंड रीज़न में क्या था कि E2 किधर है, सॉरी ये E1 है और ये क्या है E2, ठीक है। तो अब कैसे करोगे, अब ये इस वाले डायरेक्शन में तो ये कैसी हो जाएगी पॉजिटिव, और ये कैसी हो जाएगी नेगेटिव। तो पहले इसी को लिख लेते हैं कि E1 इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और E2 कितना हो जाएगा माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। ये सिग्मा 1 है और ये क्या है सिग्मा 2। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अभी भी कितनी होगी, इन दोनों का प्लस वेक्टर सम, समझते हैं ना। अब दोनों के बीच में एंगल 180 है, तो डिफरेंस ही होगा ना इनका आंसर। तो फिर कैसे करोगे, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस
सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत? फिर से क्या होगा? 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन, और ये कितना हो जाएगा? सिग्मा 1/2। ये सेकेंड रीजन का आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मॉडुलस हो गया। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत होता? थर्ड रीजन में क्या होगा भाई? बस प्लस में हो जाएगा आंसर भाई, क्योंकि सिग्मा E1 भी उसी डायरेक्शन में, E2 भी, तो दोनों के दोनों कैसे हो जाएंगे? पॉजिटिव। तो अब क्या करोगे? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? E1 प्लस E2, तो सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। तो E की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1/σ2। तुम्हें एक मज़े की बात बताता हूँ, मैं इसे पढ़ रहा, और ओवर थिंकिंग इतनी खतरनाक होती है उसे समझो। तो मैंने आधे नहीं 1.5 घंटा लगाया इसे पढ़ने में। पता नहीं दिमाग में कोई बात बैठ गई, उस समय चल रहा था, मैं पढ़ रहा था, पढ़ते पढ़ते कोई दिमाग आ गई दिमाग में, मतलब इधर उधर की कोई बात आ गई, मतलब उसने मुझे समझने ही नहीं दिया कि मैं कर क्या रहा हूँ इसमें। मतलब एक दिन मैं पढ़ा रहा बच्चों को, पढ़ाते पढ़ाते जो है मैं विच की स्पेलिंग भूल गया। मतलब ये स्पेलिंग मुझे गलत लगने लगी। अब बताओ गलत है क्या? सही है ना? और जब भी मैं कभी उस स्टेट ऑफ माइंड में चला जाता हूँ, मुझे अब भी गलत लगने लगी थी वो। ओवर थिंकिंग मतलब फोकस कितना इंपॉर्टेंट है ना बेटे, वो बहुत जरूरी है। और फोकस तब तक नहीं आने का जब तक तुम अपने अंदर सादगी नहीं लाने के। जैसे मान लो तुम्हारा एक गोल होना चाहिए, और उस गोल से अलग कुछ भी चीज तुम्हारे लिए बकवास है। सचिन का गोल था लाइफ में क्रिकेटर बनना, उसके अलावा उसने कुछ नहीं सोचा, तो दुनिया का महान बल्लेबाज बना। लता मंगेशकर गाना गाने के अलावा उसने कुछ नहीं करा। मतलब आप सोचो कि मेरी सुनने की क्षमता 100 है, और मैं तुम्हारी बात भी सुन रहा हूँ और प्रियांशु की भी सुन रहा हूँ, तो मैं 50 तो क्षमता यूज कर रहा हूँ तुम्हारी बात सुनने में, 50 इसकी, तो मैं दोनों में अपना बेस्ट नहीं दे पाऊंगा। चाहे मैं 90% नंबर ला रहा हूँ इस एग्जाम में, इस वाले में, और इसमें 99 ला रहा हूँ, फिर भी ये मेरा बेस्ट नहीं है, मैं इससे भी अच्छा कर सकता हूँ। लेकिन हम इस पे संतुष्ट क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हम किसी सी से कंपेयर करके बैठ जाते हैं जिसके 60% आ रहे होते हैं, और अपने आप को मल्टीटास्क करके उपाधि दे देते हैं। बट हम भूल जाते हैं कि मैं अकेला अगर यही वाला काम करता तो इसमें कितना बेस्ट कर सकता था। ठीक है, क्लियर हुआ या नहीं हुआ ये कॉन्सेप्ट? और ये सारी चीजें कैसे आएंगी अब ये बताओ? सादगी कैसे आएगी बताओ? विनम्रता कैसे आएगी? ज्ञान से। और ज्ञान कैसे आएगा? ध्यान से। तो आप में से कोई भी बच्चा किसी सी भी चीज से परेशान है, जैसे प्रियांशु मैं तुझे एक बार और समझा रहा हूँ कि जैसे कल कुछ बात हुई, परसों कुछ बात हुई, और तू इससे तुझे फाइंड नहीं कर पा रहा, तो तूने मुझे भी कहा कि मैं आंसर फाइंड ही नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब मैं बता नहीं पा रहा, मैं कंफ्यूज हूँ, मतलब क्योंकि मन तो तेरा कर रहा है कि आप गलत कह रहे हो, बट पता नहीं किस वजह से, कुछ इमोशनल या हो सकता है कोई भी बात हो। तो ध्यान में बैठो, ध्यान अपने आप जवाब देता है। जब तुम गहरा ध्यान करोगे ना, और ध्यान में कुछ नहीं करना, तुम्हें बैठ कर सिर्फ अपनी सांसों को देखना है, इससे बड़ा ध्यान कुछ नहीं हो सकता। इसे विपश्यना बोलते हैं, वैसे आनापान बोलते हैं इसको। पहले अपनी सांसों को अंदर जाते आते इसको आनापान बोलते हैं। ये बहुत तगड़ी एक्सरसाइज है, और असर तो तुम्हें 21 दिन, 40 दिन, 50 दिन के अंदर अंदर दिखना शुरू हो जाता है। डेली करो, 40 दिन 40 मिनट करो इसे, और फिर देखो तुम्हारा कितना, अन्य तो ऐसे ही परेशान रहोगे। आगे बच्चों समझ में नहीं है तो रुकना पड़ता है। मतलब अब देखो स्पेशल केस देख लो भाई। पहला केस जो है हमारा, मतलब जो फर्स्ट रीजन है, उसमें कितनी आ रही है हमारी, उसमें हमारी ये क्या कहते हैं, मतलब E1 रीजन की वजह से कह रहा हूँ अब मैं। E1 मतलब ये रीजन्स को डिफाइन करेंगे, 1, 2 एंड 3। ये किसको रिप्रेजेंट करेंगे अब? रिप्रेजेंट द डिफरेंट रीजन्स। तो जो फर्स्ट रीजन है तुम्हारा, उसमें क्या है? -1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, और E सेकेंड। तो जो सेकंड रीजन है उसमें कितना होता है? उसमें 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। और जो हमारा थर्ड रीजन है उसमें कितना? 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस, हाँ प्लस ही आएगा, बस इतना अंतर हो जाएगा।
अब इनमें हमें एक स्पेशल केस लेना है, वो क्या लेना है कि इफ़ सिग्मा 1 इक्वल्स टू सिग्मा 2, दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएं, इक्वल, तो किसके इक्वल हो जाएंगे, सिग्मा के। तो फिर इस स्पेशल केस की वजह से यहाँ पर क्या करोगे तुम, -1/2 एप्सिलॉन नॉट, ये 2 सिग्मा हो जाएगा और 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो हमारा जो फर्स्ट रीज़न है उसमें हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, -σ/ε0। ठीक है जी। फिर ऐसे ही हमारी सेकंड कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, यानी दोनों बीच में। तो दो पैरेलल शीट अगर हमारे पास हैं और उन दोनों पैरेलल शीट की सरफेस चार्ज डेंसिटी कैसी है, सेम, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, 0 होगी। बताओ क्यों, इसका और रीज़न क्या होगा, बताओ। जब इनका सिग्मा 1 और सिग्मा 2 क्या हो जाएगा, इक्वल, तो फिर इस पे भी उतना ही चार्ज होगा जितना इस पे होगा, तो इधर भी उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी जितनी इधर होगी, तो नेट कितनी हो जाएगी, 0। बताओ क्लियर हुआ नहीं हुआ, हो गया क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है इसमें, कन्फर्म। तुम्हारे मुँह में मज़ा नहीं आ रहा। और फिर क्या करोगे, थर्ड रीजन में कितना होगा, 1/2 एप्सिलॉन नॉट 2 सिग्मा, क्योंकि ये प्लस हो जाएंगे ना, सिग्मा 1 और सिग्मा 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। और थर्ड रीजन की आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी सिग्मा। आगे ये डायरेक्ट फॉर्मूले लगेंगे आगे चल के जब अगला चैप्टर पढ़ोगे तो, ठीक है ना। तो अब मुझे बताओ, अगर तुम्हारे पास सिंगल चार्ज प्लेट है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, σ/2 एप्सिलॉन नॉट। और अगर मैं तुमसे कह दूं कि मेरे पास 2, ठीक है ना, 2 चार्ज प्लेट हैं, तो वो 2 चार्ज प्लेट कैसी होंगी, एक ये हो गई, एक ये हो गई, ये मेरी फर्स्ट प्लेट हो गई और ये मेरी सेकंड। तो एक तो इधर होगा, एक यहाँ होगा और एक यहाँ, बीच में कितना होगा, 0। इस तरफ कितना होगा मेरा, माइनस के σ/ε0, और इधर कितना होगा, बताओ समझ में आएंगे, ठीक है। अब अगर मान लो ना तो वो ये पूछे तुमसे और ना ये पूछे, सिर्फ ये पूछे, तो आंसर क्या लिख के आओगे वहाँ पर, पॉजिटिव लिख के आओगे। नेगेटिव क्यों लिखोगे जब दूसरा है ही नहीं, क्योंकि ये नेगेटिव पॉजिटिव तो कंपैरिजन की वजह से है ना। या फिर कह दो कि वो अपने आप ही तुमसे पूछ लेगी 2 चार्ज प्लेट हैं और उनके आइदर साइड कोई सी एक तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताओ, तो तुम राइट साइड ले लेना। जब तक वो दूसरी साइड का जिक्र ना करे तब तक ये वाली साइड ही लेना। आ गया समझ में। अब इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है बताओ, 0, और इनके बीच में कोई डिस्टेंस है, तो अगर मैं ये डिस्टेंस 0 कर दूं इनके बीच का, तो बताओ ये क्या हो जाएगी फिर, और दोनों, हाँ बताओ क्या हो जाएगी फिर ये, बताओ। अब तक क्या थी ये, अब तक इसे क्या बोलते थे हम लोग, बताओ, सिंगल थी ये फर्स्ट सिंगल प्लेट है, क्या बोलते थे हम इसे, थिन। और जब ये दोनों पास हो जाएंगे डी की वैल्यू 0, तो ये क्या हो जाएगी, थिक। तो वो क्वेश्चन तुमसे क्या पूछेगा कि आपके पास थिक चार्ज प्लेट है, थिक चार्ज प्लेट इनफाइनाइटली लॉन्ग, तो उसकी वजह से वो तुमसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछेगा। तो तुम्हारा आंसर क्या होगा, σ/ε0। ये कंफ्यूज मत हो जाना। आ गया समझ में, नहीं आया, पक्का समझ में आ गया। और अगर दोनों साइड पूछेगा तो एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ क्या हो जाएगी, नेगेटिव। बस वो एक ही तरफ पूछेगा तो आप पॉजिटिव लेना, जब तक दोनों तरफ वाली नहीं पूछेगा। तो बताओ इसमें कोई कन्फ्यूजन रहा या नहीं, वरना फिर पढ़ना पड़ेगा आगे चलोगे तो। चलिए यहाँ तक सब क्लियर हो गया, नहीं हो गया। अब एक सेकंड स्पेशल केस ले लेते हैं। इसमें σ1 को तो मैं सिग्मा मान रहा हूँ और σ2 को -σ मान रहा हूँ। अब ये बताओ ये क्या मैटर है, ये कैसा मैटर होगा कि σ1 तो सिग्मा हो गया, ये तो मतलब इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास हाँ, कोई भी इसके पास तो है पॉजिटिव चार्ज और बस उसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी माइनस है, तो इसके पास कैसा, नेगेटिव चार्ज है। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो नहीं है। अब देखो इस पॉइंट पर ये ए पॉइंट फर्स्ट रीजन, ये बी पॉइंट सेकंड रीजन और ये सी, और दोनों का σ1 और σ2 मैग्नीट्यूड वाइज क्या है आपस में, इक्वल। बस इसका प्लस सिग्मा हो जाएगा और इसका क्या हो गया, माइनस सिग्मा। तो पॉजिटिव से अवे कौन जाएगा आपका, E1, लेकिन नेगेटिव की तरफ कौन जाएगा आपका,
E2। तो यहाँ पर नेट E क्या होगा आपका E1 माइनस E2। अब सिग्मा तो दोनों का सेम है, तो इसका क्या होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इस बार फर्स्ट रीजन में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, बताओ, समझ में आया नहीं आया? ठीक है, इधर आ जाओ, इसमें ये इधर होगा E1 और ये किधर होगा, दोनों सेम डायरेक्शन। अच्छा रुक जाओ, तो फिर कैसे होगा दोनों सेम डायरेक्शन में, ये अवे होगा और ये टूवर्ड होगा। हाँ, तो इस बार इनके बीच में E जो होगा वो कितना होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। या मैंने गलती कर दी, दोबारा करता हूँ। E इक्वस टू E1 माइनस E2 प्लस हो जाएगा, क्योंकि दोनों किस तरफ हैं, एक ही साइड है, अवे होगा और टूवर्ड होगा। ठीक है ना, इसका फॉर्मूला क्या होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसका कितना होगा माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ही तो होगा। तो मैं सही तो कह रहा था, 0 आएगा इसका आंसर भी। कुछ गलती कर रहा हूँ मैं, है ना? क्या गलती कर रहा हूँ ये बताओ। मैग्नीट्यूड लेने में, एक तो ये वाली बात हो गई, मैग्नीट्यूड वाली बात हो गई। विदाउट मैग्नीट्यूड डायरेक्शन के साथ चलूँ तो कैसे सही करूँ फिर मैं इसे, तो मैं इसे कैसे सही करूँगा, नेट E इक्वस टू दोनों एक ही डायरेक्शन में है E1 प्लस E2, है ना, पॉजिटिव डायरेक्शन में ही है। और यहाँ मैंने E1 किसकी वजह से लिया था, नेगेटिव वाली की वजह से, पॉजिटिव वाली की वजह से, पॉजिटिव वाली की वजह से। ये गलती करी है मैंने, इसमें मुझे इसे माइनस और इसे क्या लेना पड़ेगा प्लस। तो मेरा E1 यानी इसकी वजह से, है ना, इसकी वजह से कैसा होगा नेगेटिव, और इसके डायरेक्शन में कैसा होगा पॉजिटिव। तो फिर E2 माइनस E1 करूँगा ना फिर मैं इसे, और मैं E2 माइनस E1 करूँगा तो E2 की वैल्यू क्या होगी मेरी माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू माइनस इसकी वजह से प्लस हो जाएगा। अब क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा, थोड़ा सा दोबारा कर दूँ। देखो, एक तो ये है कि मैं इसे पूरा दोबारा से करूं, और एक क्या है मेरे पास, पहला वाला मेरा क्वेश्चन है, मतलब पहले मैं सॉल्व करके आया हूं, उस हिसाब से तुम मुझे फर्स्ट रीज़न का आंसर बताओ क्या था। ये रहा फर्स्ट रीज़न, ये आंसर है या नहीं मेरा। बस मुझे इसमें कुछ नहीं करना, मुझे ये सारा का सारा उठा के, है जगह नीचे ना, इससे नीचे ना जाने का, देखो हो जावे तो कॉपी वाला ऑप्शन आ रहा है क्या? हाँ, ये कौन सा, ये वाला, हाँ ये वाला है ना, हाँ हो गया। वेस्ट कर ये है कॉपी का, ये नहीं, कॉपी का साइड वाला ही था। रुक जाओ इसमें। अब कॉपी हो जाओ, वहाँ जाकर पेस्ट हो हो गया कॉपी, पेस्ट, हाँ बताओ बताओ। नहीं भाई साहब, हमें यूज़ करना नहीं आता। चल, अरे इसमें पीछे खोल लो। तो हमारे पास क्या है कि फर्स्ट रीज़न में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है -1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, ठीक है ना। और यहाँ पर सिग्मा 1 कितना मान के चल रहे हैं हम, प्लस सिग्मा, और सिग्मा 2 कितना माइनस सिग्मा। तो ई फर्स्ट कितना हो जाएगा -1/2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा 1 की जगह क्या रखोगे सिग्मा, और सिग्मा 2 की जगह क्या रखोगे ये। तो बताओ ये 0 आएगा नहीं आएगा, आ गया। अब सेकंड देखो, सेकंड में अब तो कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड में क्या है, ई की वैल्यू क्या थी वहाँ पर तुम्हारी E1 माइनस E2। तो ये था, मतलब पूरे आंसर लिख देता हूँ, ये तो था ही 0, है ना। लेकिन ऐसे थोड़ी लिखेंगे हम इसे ऐसे लिखेंगे कि E1 माइनस E2 यानी सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट और माइनस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। मिक्स कर रहा हूँ मैं इसे बार बार,
अभी हमने इससे पहले एक और स्पेशल केस पढ़ा था ना, वो लिख रहा था मैं। तो E इक्वल्स टू ये हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, और सिग्मा 1 कितना है सिग्मा, और सिग्मा 2 कितना है माइनस सिग्मा। बताओ ये समझ में आया नहीं आया? तो अब देखो, अब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि सेकंड रीजन में आंसर आपका सिग्मा माइनस, और माइनस करेंगे तो ये सिग्मा, तो ये 1 हाँ ये 2 हो जाएगा 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी E की वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बताओ समझ में आ गया समझ में? तो फिर वहाँ पे डिराइव करने मत बैठना, तुम इस वाले से करना, वरना फिर तुम किस में फंस जाओगे, साइन कन्वेक्शन में फंस जाओगे। ठीक है ना? क्लियर हुई बात या नहीं हुई? अब क्लियर हो गया? अब कर दोगे ये तीनों या नहीं? अब तीसरा वाला बता दो, थर्ड रीजन वाला कितना आएगा? 0 ही आएगा, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या है 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। अब इनमें से एक कैसा है पॉजिटिव और एक कैसा है नेगेटिव, तो आंसर कितना आएगा? 0। तीनों केस क्लियर हुए या नहीं हुए? ठीक है, चलिए अब आगे आ जाएं। अब है आपका फोर्थ केस है, इसमें तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड होलो स्फेरिकल शेल, और मैंने तुम्हें बताया था ये बिल्कुल ऐसे ही बिहेव करेगा जैसे एक पॉइंट चार्ज बिहेव करता है। तो हमने एक होलो स्फेयर लिया, ठीक है ना, और होलो स्फेयर है तो अंदर तो कुछ है नहीं, तो ये चार्ज कहाँ होगा इसका? सरफेस पर होगा। हो गया? ये क्या हो गया इसका? सेंटर। ठीक है ना? इसके सेंटर से मुझे डिफरेंट पॉइंट्स पर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। ये P हो गया, ये डिस्टेंस कितना हो गया इसका? R, और ये क्या हो गई इसकी? रेडियस। बताओ यहाँ तक समझ में आया नहीं आया? समझ में आ गया? तो हम लेते हैं केस फर्स्ट, और केस फर्स्ट में हम लेते हैं R इज़ ग्रेटर देन R, मतलब जो जिस P पॉइंट पर हम निकाल रहे हैं वो क्या है? इसकी रेडियस से बड़ा है, यानी आउटसाइड द स्फेरिकल, हाँ स्फेरिकल, हम शेल के बाहर जाकर अपना क्या निकालेंगे? यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे इस पॉइंट पर। तो कैसे निकालेंगे? देखो बताओ क्या करना होता था हमें। जिस पॉइंट पे हमें एक गॉसियन सरफेस चाहिए, तो हम यहाँ पर R रेडियस का, ठीक है ना, तो वी हैव टू ड्रॉ a spherical Gaussian surface of radius r। अब समझ में आया नहीं आया? ये क्लियर हुआ? ठीक है, कोई दिक्कत? अब इसके अंदर चार्ज है, अब ये एक सरफेस है और ये सरफेस कैसी है? 3D फिगर, तो इसका कोई वॉल्यूम होगा, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कि लेट वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी B कितना? रो। कितना होगा? रो। तो रो का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? Q अपॉन वॉल्यूम। ठीक है ना? तो हम इसका कोई बहुत छोटा सा कोई वो ले लेंगे पोर्शन। ठीक है ना? क्लियर हुई बात या नहीं हुई यहाँ तक? मैं एक बार देख लेता हूँ, मैं कुछ गलती कर रहा हूँ। यस, हम इसका वॉल्यूम नहीं लेंगे, हम इसके सरफेस चार्ज डेंसिटी लेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो डेफिनेशन है बच्चों, वो कैसी है ये बताओ। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो डेफिनेशन है बताओ मुझे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एरिया, तो हमें एरिया चाहिए, ठीक है ना, तो हम इसकी फिर से क्या लेंगे? सरफेस चार्ज डेंसिटी ही लेंगे। तो लेट सरफेस चार्ज डेंसिटी B कितना होती है? सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा ही होती है, ठीक है ना। और इसका फॉर्मूला क्या होता है सिग्मा का? Q अपॉन A। ठीक है ना? क्लियर हुई ये बात या नहीं? जब इसकी ज़रूरत पड़ेगी हम इसको यूज़ कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर एक छोटा सा एरिया ले लिया DA, उस DA से इसका एरिया वेक्टर क्या होगा? ये होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किधर होगी? ये होगी। तो इस P पॉइंट पर, तो एट पॉइंट P, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा? सरफेस इंटीग्रल ऑफ E डॉट DA, जो कि हो जाएगा सरफेस इंटीग्रल ऑफ E DA cos थीटा।
और थीटा कितना है यहाँ पर, 0 डिग्री। यहाँ पर थीटा कितना है 0, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो क्या है, सेम है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा हमारा EDA, जिसको हम लिख सकते हैं EDA। ये क्या हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। और क्या कर सकते हैं हम इसका अगर हम चाहें तो ये लिख सकते हैं भाई एक स्फीयर का, या तो मैं ऐसे लिख दूंगा कंप्लीट एरिया उसका, और एरिया कितना होता है एक स्फीयर का 4πr², यही होता है नहीं होता। तो या तो हम ये लेंगे, और अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम इसे लिख लेंगे E×4πr²। तो या तो हम इसे फर्स्ट लेंगे या हम इसे, दोनों के बीच में और अपनी ज़रूरत के हिसाब से। अब हम लिखेंगे बाय गॉस लॉ या फिर गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होता है Q/ε0, ठीक है। अब क्योंकि हम एक छोटे चार्ज के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पे dQ/ε0 करेंगे, ठीक है ना, सही है नहीं सही है। तो हमारे पास क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी जो कि कितनी है सिग्मा, और सिग्मा इक्वल्स टू कितना होता है dQ/, हाँ कुछ गड़बड़ कर दी है मैंने, तुम एक मिनट रुको, गॉस लॉ सीधा लगाओ। अभी गॉस लॉ होगा आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल्स टू Q/ε0। ये कौन सी इक्वेशन हो गई, सेकेंड। दोनों को आपस में क्या रख दो, इक्वल। तो 4πε0 इक्वल्स टू, अरे यार बड़ा ही दिमाग ख़राब हो रहा भाई, 4πr², और ये क्या हो गया ε0। तो E की वैल्यू कितनी होगी 1/4πε0 और Q/r²। ये आंसर आ गया तुम्हारा। अब ज़रा इसे रिवाइज़ करो कि अगर मैंने तुमसे कहा कि यहाँ Q चार्ज है और यहाँ R डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, और इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालो इस चार्ज की वजह से, बताओ ये आती थी या नहीं आती थी। तो यानी ये जो स्फेरिकल होलो स्फेरिकल वो है आपका शेल है, होलो स्फेरिकल शेल, ये कैसे बिहेव कर रही है, ये एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रही है। बताओ क्लियर हुआ नहीं हुआ, सब आ गया समझ में। अब इसका सेकंड केस ले लो। सेकंड केस में ये जो पॉइंट, ये स्फेरिकल शेल है, ठीक है, ये इसका क्या है सेंटर, और इसकी सरफेस पर क्या है यहाँ पर चार्ज है, ठीक है ना। और अब जो P पॉइंट है वो हमने इसकी सरफेस पर ही ले लिया, तो इसकी रेडियस और वो डिस्टेंस P पॉइंट दोनों क्या हो गए आपस में इक्वल, R और R क्या हो गए इक्वल, क्योंकि P पॉइंट लाइज ऑन सरफेस ऑफ स्फेरिकल सेल, ठीक है ना, ऑन सरफेस ऑफ स्फेरिकल होलो सेल, जो भी लिखना होलो ही लिखना क्योंकि होलो वाला केस है। बताओ यहाँ तक क्लियर हुआ। अब बताओ क्या करेंगे, फिर से वही सारी महाभारत दोबारा से वो करनी पड़ेगी। यहाँ एक छोटा सा एरिया ले लोगे DA। अब ये बताओ एरिया वेक्टर किधर होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किधर होगी ये, और थीटा कितना हो जाएगा 0। तो सरफेस इंटीग्रल ऑफ E.dA यानी जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो किसके इक्वल हो जाएगा EDA और cos 0, ठीक है नहीं, ये डॉट प्रोडक्ट है ना, तो ये cos थीटा यानी cos 0। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल्स टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ EDA, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल्स टू E सरफेस इंटीग्रल ऑफ DA, और सरफेस इंटीग्रल ऑफ DA यानी स्फीयर का कितना होगा 4πr²। लेकिन अब जो ये हमारी गॉसियन सरफेस है, यहाँ हमने गॉसियन सरफेस, यही इसी के ऊपर इतनी रेडियस की गॉसियन सरफेस बनेगी इस पर, ठीक है ना। अब इस केस में जो हमारी गॉसियन सरफेस होगी उसका रेडियस कितना होगा जितना इस स्फेरिकल शेल का है। बताओ क्लियर हुआ है नहीं हुआ, पक्का समझ में आ गया। तो ये DA की वैल्यू हो गई, तो ये फ्लक्स कितना हो गया है E×4πr², ये हो गया आपका इक्वेशन फर्स्ट। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और फिर हम लिखेंगे बाय गॉस लॉ या फिर गॉसियन थ्योरम। तो गॉस लॉ की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होता है, चार्ज इनसाइड इट उस स्फेरिक उस सेल और अपॉन ε0, ये कौन सा हो गया सेकेंड। और अगर तो यहाँ पे कैपिटल R लिख देता हूँ ना मैं फिर, ठीक है।
तो फिर E इंटू 4πr² किसके इक्वल होगा? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अब मैं E की वैल्यू क्या ले सकता हूँ? 1/4π और ये एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन r²। अभी भी क्या है? वही है, सेम ही है कि ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, अब आया समझ में? नहीं आया? अब आता है थर्ड केस। थर्ड केस हमारा होता है R कैपिटल R से छोटा, मतलब ये हमारी स्फेरिकल शेल है, इसके ऊपर हमारे क्या हैं? चार्ज हैं ये, ठीक है ना, ये क्या है? चार्ज। ये क्या है? सेंटर। ये क्या हो गया इसका? रेडियस। अब P पॉइंट हमने अंदर ले लिया यहाँ, तो गॉसियन सरफेस कैसे बनाओगे? ये बनाओगे, ठीक है नहीं? क्लियर हो गई बात या नहीं हुई? अब ये जो गॉसियन सरफेस बनाई है स्फेरिकल, इसकी शेप कैसी है? गॉसियन सरफेस बताओ कैसी है? स्फेरिकल ही है। तो इसके अंदर Q कितना होगा? चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस कितना होगा? 0। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होता है? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट यानी कितना? 0। बताओ समझ में आया नहीं आया? तो जब इसे फ्लक्स को इस वाले फॉर्मूले से E dA cos थीटा के इक्वल रखोगे और इसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल्स टू E, और तुम्हारा ये कुछ भी हो, E dA cos थीटा हो, हमें सॉल्व करने तक की भी ज़रूरत नहीं है, ये सेकंड हो गया। तो E सरफेस इंटीग्रल ऑफ dA cos थीटा, भाई ये भी तो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो किसके इक्वल रखोगे? 0। तो E कितनी हो गई आपकी? 0। हैंस प्रूफ। कभी डायरेक्ट लिखा हो? बताओ समझ में आया नहीं आया? पूरा कंप्लीट हो गया नहीं हो गया ऐसा सारा? अब चलो, अब वो ले लेते हैं सॉलिड। अब इसका ग्राफ और देख लो। ग्राफ कैसे देखोगे? देखो ना ना, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, वही है। तो देखो, ये हमारा y एक्सिस है और ये हमारा क्या है? x एक्सिस। ये x एक्सिस है और ये क्या है? y एक्सिस, ठीक है नहीं? और ये क्या है आपका? ओरिजिन। ये R है जो कि वेरिएबल है, ये है आपका कैपिटल R। कैपिटल R मतलब ये वो डिस्टेंस है जो कि स्फीयर की रेडियस है, और E का फॉर्मूला हमारे पास क्या है? 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r² है या नहीं है? और अगर मैं इससे पहले की बात करूं, इस कैपिटल R से पहले की बात करूं, तो यहाँ ये R इससे छोटा होगा यानी इनसाइड, और इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है? 0। यानी मैं इस पॉइंट पर मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी? 0। यहाँ कितनी होगी? 0। यहाँ कितनी होगी? 0। यहाँ कितनी होगी? 0। जब ये R कैपिटल R होगा तो उस समय मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी? 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r²। तो इस पॉइंट पर कुछ ना कुछ मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, ठीक है? होगी या नहीं होगी? तो वो मैंने कितनी मान ली? वो मैंने मान ली E0। कितनी मान ली? E0। इसके बाद जैसे ही मैं R से आगे बढ़ूंगा तो मेरा R बड़ा हो जाएगा इससे, और ये फॉर्मूला लग जाएगा। तो बताओ इस R की वैल्यू और इस R की वैल्यू में क्या डिफरेंस है? ये बड़ा है इससे, मतलब ये बढ़ गया, और E R के स्क्वायर पर कैसे डिपेंड कर रहा है? इन्वर्सली। और जब R की वैल्यू बढ़ेगी तो r² की वैल्यू तो और भी बढ़ेगी, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? घट जाएगी। यानी इसके बाद, ठीक है ना, इसके बाद ये ग्राफ कैसे बनेगा? ऐसे। समझे इस बात को या नहीं समझे? बताओ। तो यहाँ पर मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कब होती है? होलो स्फेरिकल में उसकी सरफेस पर। कब होगी उसकी? सरफेस। और जैसे आगे बढ़ते चले जाओगे तो R की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, E की वैल्यू कम होती चली जाएगी। यहाँ मैक्सिमम क्यों है? क्योंकि इसके अंदर तो है ही नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड, 0 है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ होगा? जब P पॉइंट सरफेस पे होगा, अंदर 0 और बाहर कम होता होता चला जाएगा। बताओ समझ में आएंगे? ग्राफ क्लियर हो गया ये? और ये ग्राफ 1/r²। क्लियर हुई? और घर पे मैंने तुम्हें एक होमवर्क और दिया था कि अगर कोई भी चीज़ है, कोई क्वांटिटी है Q, और वो R के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और वो r² के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और वो r³ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो मैंने तुमसे कहा था कि इनके ग्राफ कैसे बनते हैं। तो मैंने कुछ इस तरीके से बताए थे ये ग्राफ, ठीक है? तो बताओ कौन किसका ग्राफ है? ये तुम्हारी फाइंडिंग्स होनी थी, ऐसे भी नहीं, ये ग्राफ ऐसे होगा, ऐसे। जो जितना ज़्यादा नीचे होगा वो चेक कर लो। वैसे मेरे हिसाब से तो मुझे लग रहा है कि ये वाला ग्राफ जो होगा, ये होगा जब ये जो क्वांटिटी है ये प्रोपोर्शनल होगी क्यूब के,
और ये किसके होगा जब प्रोपोर्शनल होगी स्क्वायर के, और ये उतना ज़्यादा स्टीपर होता चला जाएगा। तो एक बार ज़रा बना लेना एग्जाम्पल देकर कोई पॉलिनोमियल, जैसे y = 1/x³ और फिर x की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए y निकाल लेना, ठीक है। ये सिखाना ही पड़ेगा, ये भी दिमाग ना लगाने के सब। किया मैंने। चलो आगे खोलो। अब आते हैं सॉलिड पे। सॉलिड शायद कोर्स में नहीं है और बुक में देख लेना है, नहीं है ना, बस तो छोड़ दो फिर, जो नहीं है तो टेस्ट के लिए ही पढ़ना है, बता दूंगा बाद में, मतलब ये तो सब पढ़ लेना, पहले एग्ज़ाम की तैयारी कर लो बस। अब तो क्वेश्चन आंसर्स हैं, पक्का देख लिया ना तूने, उसमें नहीं है कोर्स में, पर क्या देखा नहीं है, पर है नहीं है। वाह रे वाह मेरे शेर, आगे आ जाओ। देखो तुम्हारे पास एक ये कोई बॉडी है और इसमें आपके पास चार्ज क्या है, Q, 5Q, मोस्टली गार्ड में करवाने आ रहे हैं तो पैसे भेजेंगे कितने 1000 भिजवा दो, और नेट चार्ज कितना हो जाएगा, Q1 + Q2 + Q3 + Q4, जो भी होगा, मतलब Q1 कितना है, Q 5Q, ये -3Q और -7Q, तो ये 6Q हो जाएगा, और ये 10Q -4Q, ये नेट चार्ज होगा इस बॉडी में, ठीक है। आगे ओहो हो फ्लक्स पूछा है, फ्लक्स, तो पहले नेट चार्ज निकाल लिया हमने, और नेट फ्लक्स बताओ, फ्लक्स का गॉसियन थ्योरम से क्या फॉर्मूला था, Q/ε0, और ये कितना है -4Q/ε0। आगे समझ में नहीं है? अब Q की वैल्यू दी होगी और ε0 तुम्हें पता है कितना होता है, 8.85 × 10⁻⁻12, ठीक है ना। और क्या वो होता है इसका, कूलाम स्क्वायर पर मीटर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, ये इसकी यूनिट होती है। आ रही समझ में बात, नहीं आ रही, नहीं आ रही होने की तो बस ये फॉर्मूला तुम्हें अभी तक भी समझ में नहीं आया, ठीक है ना। बस ये एप्सिलॉन इधर चला जाएगा और ये इधर, इतना ही फ़र्क है बस इसमें, कूलाम स्क्वायर मीटर स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर, और नीचे फोर्स आएगी तो पर न्यूटन, स्पीड होनी चाहिए। चलो आगे खोलो, इसी का रिमोट दो थोड़ा, मैं वो कर लेता हूँ, सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। देखो क्या कह रहा है सेकंड में, ये कह रहा व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस हैविंग अ डाइपोल, 0 नहीं, हाँ 0 ही होगा, क्योंकि ये कोई सरफेस है, इसके अंदर क्या है आपका डाइपोल, यानी यहाँ -Q है और यहाँ +Q, तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा, 0। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज अपॉन ε0, 0/ε0, 0। आ गया समझ में। तीसरा देखो, द फ्लक्स थ्रू S2, तो कोई S2 सरफेस है और उससे जो पास हो रहा है फ्लक्स वो 4 टाइम्स है किसके, उस फ्लक्स के जो S1 सरफेस के पास हो रहा है। तो ये कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ Q, तो हमें Q निकालना है, ठीक है। बताओ यहाँ तक कोई समस्या हो तो नहीं। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, Q/ε0, बस इस इक्वेशन फर्स्ट में हम रख सकते हैं। क्या रखोगे इसमें, इसमें रख दोगे, इस पूरे की जगह क्या रख दोगे, Q/ε0, और यहाँ क्या रख दोगे, नहीं सही नहीं बैठ रही बात है, नहीं Q से Q कट जाएगा ना फिर तो, 4Q, या तो इसने कोई वो बताई होती 4 टाइम्स दैट द सरफेस ऑफ दिस, कैलकुलेट, हाँ करेंगे, बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करने के। इसे हटाते हैं पहले तो 2 सरफेस बनानी पड़ेंगी, तो एक सरफेस ये हो गई मान लो S1, ठीक है ना, क्योंकि S1 से जो फ्लक्स पास हो रहा है वो छोटा है ना, और S2 से कैसा हो रहा है, ज़्यादा, इसके 4 गुना, ठीक है। तो ये डायग्राम भी की बनाएगा इसमें, बिना इस डायग्राम के नहीं होगा, ठीक है ना। ये डायग्राम इसके साथ गिवन है, ये गिवन है, लिख दो यहाँ गिवन। अब बना क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है। तो यहाँ पर चार्ज क्या है, Q, यहाँ पर क्या है 5 कूलाम, यहाँ पर क्या है 10 कूलाम, और यहाँ पर क्या है 3 कूलाम, और हमें रिलेशन क्या दे रखा है इनके फ्लक्स में कि S2 सरफेस का फ्लक्स 4 गुना है S1 सरफेस के। तो पहले हम S1 सरफेस के लिए चलेंगे, तो 4S1 सरफेस, हम Q निकालेंगे, QS1, तो पहली सरफेस पे चार्ज कितना होगा, 5 कूलाम, 10 कूलाम, 3 कूलाम, तो 15, 16, 17, 18 कूलाम। तो ये आपका Q1 हो गया एक तरीके से देखा जाए तो, ये क्या हो गया आपका Q1। तो फ्लक्स 1, तो पहला फ्लक्स कितना होता है, Q/ε0, तो ये हो जाएगा 18/ε0। ये इक्वेशन क्या हो गई, फर्स्ट। अब जब सेकंड सरफेस के लिए बात करोगे, S2 सरफेस के लिए बात करोगे, बताओ वहाँ क्या होगा,
पहले Q2 निकालना पड़ेगा। वो क्या होगा, ये जो 18 है ये तो आएगा ही आएगा, साथ में ये Q भी आ जाएगा, यानी क्या हो जाएगा Q + 18। और फिर ये दूसरा वाला कितना हो जाएगा आपका Q + 18 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये कौन सी इक्वेशन हो जाएगी, सेकंड। और इन दोनों में रिलेशन दे रखा है कि जो सेकंड वाला फ्लक्स है वो 4 गुना है पहले वाले फ्लक्स के, यानी Q + 18 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू 4 × 18 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा और Q + 18 इक्वल्स टू 4 × 18। तो Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 × 18 - 18। दोनों में से 18 क्या आ जाएगा कॉमन, अंदर क्या 4 - 1, यानी 18 × 3 यानी कितना 54 कूलाम। तो Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 54 कूलाम। आया समझ, आगे खोलो। चलो फोर्थ देखते हैं। फोर्थ कह रहा है Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द क्यूब ऑफ अ साइड लेंथ इतना, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ईच ऑफ द फेसेस। तो अब जैसे क्यूब अगर तुम बनाओगे, ठीक है, तो क्यूब कैसी फिगर है, 3D फिगर, और इसकी जो सारी डायगोनल जहाँ मिलेंगी वहाँ पे Q चार्ज प्लेस्ड है। तो वो कह रहा है किसी एक सरफेस से फ्लक्स कितना होगा। तो एक सरफेस कैसी होगी, स्क्वायर होगी, तो हमने स्क्वायर बना लिया है। इसकी लेंथ क्या होंगी आपस में इक्वल, और इसके अंदर हमने कोई चार्ज रखा Q। अब इस Q से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ से पास करेगा वो हमें निकालना है। क्या फॉर्मूला होता है बताओ, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसके एरिया पे डिपेंड, मतलब उससे निकाल लिया हमने, किससे निकाला हमने, गॉस थ्योरम से। तो एक फेस से कितना पास होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। 6 फेसेस से कितना पास होगा, 6 गुना कर देंगे इसका, 6 गुना कर देंगे, 6 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा ये हैं। ईच फेस पूछा ना उसने, ये तो टोटल हो गया। ये कितना हो गया, टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये तो एरिया पे डिपेंड करेगा नहीं किसी चीज़ पे अभी फ़िलहाल इस समय। तो फिर ईच फेस जब करोगे तो ये जो टोटल फ्लक्स है इसको किससे डिवाइड कर दोगे, 6 से। तो Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट इसका आंसर आ जाएगा। बताओ क्लियर हुआ नहीं, हो गया क्लियर। अभी कह रहा पॉइंट चार्ज 2 माइक्रो कूलम है, इज एट द सेंटर ऑफ क्यूब। और ये क्यूब क्या है, गॉसियन सरफेस है, कितने उसकी 9 सेंटीमीटर ऑन द एज। व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू इट। तो इसके नेट फ्लक्स कितना पास करेगा, तो हमने तो बना रखा है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और Q कितना है 2 × 10⁻⁻6 और अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है, सॉल्व कर लेना। कर लोगे इसे सॉल्व पक्का, बस ट्राई करना ही ना, और क्या है, ठीक है ना। जो हो जाए तो ठीक, ना हो तो कोई बात ही ना है। करूं या फिर मैं भी, मैं 1 मिनट रुक जाओ। अरे बात डाउट की तो है ही है, लेकिन बात ये है कि कई बार पता क्या होता है, अच्छा मैं दोबारा पढ़ाया, ज़रूरत पड़ेगी इसमें। वैसे तो मुझे तुम पे भरोसा, तुम कर लोगे। कुछ बच्चे इतने खतरनाक हैं कि छोड़ दें। देखो छठा, देखो क्या कह रहा है, पॉइंट चार्ज ऑफ 10 माइक्रो कूलम इज एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर डायरेक्टली अबव द सेंटर ऑफ स्क्वायर ऑफ अ साइड इतना। तो हमारे पास एक क्यूब है, तो ये कह रहा है कि 10 माइक्रो कूलम चार्ज रखा हुआ है 5 सेंटीमीटर सेंटर से बिल्कुल ऊपर। तो ये अगर सेंटर है तो इसके कितने ऊपर रखा हुआ है, 5 सेंटीमीटर। और जिस उसके अंदर क्यूब के अंदर रखा हुआ है उसकी साइड कितनी है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है, एज शोन इन द फिगर। तो यानी फिगर आएगी। तो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर। तो इस स्क्वायर से कितना फ्लक्स पास होगा किसी एक साइड से, मतलब, ठीक है। तो सिंपल, जो भी टोटल फ्लक्स होगा उसे क्या करोगे, 6 से डिवाइड कर दोगे। और ये जो 5 सेंटीमीटर ऊपर नीचे वाली बात है ये फर्जी है, ये तुम्हें फंसाने के लिए दे रखी है बस, और कुछ नहीं। ठीक है जी, ठीक है भाई साहब। अब ये कह रहा है कि एक शीट है, अ शीट हैविंग अ चार्ज डेंसिटी 10 माइक्रो कूलम स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैलकुलेट, या मीटर स्क्वायर जो भी होगा ऐसा ही देख लेंगे हम। कैलकुलेट E एट द पॉइंट 100 मीटर ड्यू टू अ शीट। तो अब बताओ इसमें हमें क्या क्या दे रखा है और कौन सा फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। इसमें हमें दे रखा है 10 माइक्रो कूलम चार्ज, माइक्रो कूलम स्प्रेड ओवर एन एरिया
400 मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर है क्योंकि मीटर तो मैं ऐसे बनाता हूँ, सेंटीमीटर। और अब हमें ई कैलकुलेट करना है इस प्लेन शीट की वजह से कितने डिस्टेंस पर, आर की वैल्यू कितनी रखी है 100 मीटर। बताओ शीट की वजह से पहले तो हम यही बता देंगे कि सिग्मा कितना होता है, ये इसकी वैल्यू ये दे रखा है क्या इन्होंने, नहीं। और किसी प्लेन शीट की वजह से अगर इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी निकालोगे तो उसका फॉर्मूला क्या था हमारा, था या नहीं था? तो ये हम तब तक नहीं निकाल सकते जब तक कि हमारे पास क्या नहीं होगा, सिग्मा नहीं होगा। और सिग्मा का फॉर्मूला क्या था, Q/A। Q दे रखा है 10 माइक्रोकुलाम, तो 10 × 10⁻⁻⁶, और तो ये कुलाम हो जाएगा। ये 400 दे रखा है सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका मतलब होता है सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, यानी 10⁻² × 10⁻²। बताओ समझ में आया नहीं आया? 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 1/40। तो इसे 25 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, अपने आप 0 में चेंज हो जाएगा ये। और ये 10⁻⁻⁶ / 10⁻⁴। बताओ समझ में आया नहीं आया? ये 25 से ऊपर नीचे क्यों करा, जिससे 25 अपॉन क्या हो जाए 1000 हो जाए। और ये 10 की पावर ऊपर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा -2, ठीक है। और ये 25 × 10 की पावर ये 3 है, ये भी जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 5। और एक पॉइंट अगर इसमें लगाना है तो तुम्हें इसे 10 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। तो फिर 10 से डिवाइड करोगे तो 10 से मल्टीप्लाई भी करोगे, इसे सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा 2.5, और ये 10 की पावर कितना हो जाएगा -4। ये सिग्मा आया, सिग्मा मतलब कुलाम पर मीटर स्क्वायर। बस इसे उठा के यहाँ रख दो, 2.5 × 10⁻⁻⁴ और 2 × 8.85 × 10⁻⁻12। कर लोगे अब इसे सॉल्व या नहीं? ये 2.5 हो जाएगा, ये 10⁻⁻4 + 12 हो जाएगा, और ये 5 दूनी 10, 1 कैरी, 8 दूनी 16, 17 1 कैरी, 8 दूनी 16, 17 2 के बाद पॉइंट। बताओ कोई दिक्कत हो तो नहीं है? तो यहाँ इसे इसे ये 25 हो जाएगा और ये 177, इसे सॉल्व कर लेना, × 10⁸ आ जाएगा, ठीक है। अब बच्चे इसे सॉल्व करते हुए भी थोड़े से हिचकिचाते हैं, भैया करना तो पड़ेगा, बड़ी क्लास आ गई। अब देखो कौन सी क्लास तुम्हें बेवकूफ़ बनाएगी। ये क्वेश्चन उस बच्चे के लिए डिफ़िकल्ट नहीं है जिसे डिवीज़न नहीं आता है। ये क्वेश्चन उस बच्चे क्योंकि जिसे नहीं आता वो तो खुद करेगा ही नहीं, वो तो किसी के पास जाएगा और उससे कहेगा भाई मुझे डिवीज़न सिखा दो। जिसे आता है और जिसने प्रैक्टिस नहीं करी है उसके लिए डिफ़िकल्ट होती है। डिफ़िकल्टी हमेशा एक निकम्मे, नाकार, हरामखोर आदमी के लिए है इस दुनिया में। मेहनती और ईमानदार आदमी के लिए इस दुनिया में कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसे आती नहीं होंगी चीज़ें, बट वो सीखने के लिए तैयार है, वो तो जाएगा और सीखेगा। भाई आज उठा सुबह उठ के कोई प्रॉब्लम उसके सामने आई, वो उस प्रॉब्लम को क्या करेगा, सॉल्व कर लेगा। हरामखोर आदमी क्या करेगा, उसे नहीं आती वो चीज़, उसे आती भी है वो करेगा ही नहीं, वो कायर भी है। ईमानदारी कितनी अच्छी कैरेक्टरिस्टिक होती है, वो सब कुछ ही आ जाएगा। तुम ईमानदार हो जाओ, तुम्हारे अंदर तुम ऑनेस्ट हो जाओगे ना, तो तुम्हारे अंदर सब चीज़ें अपने आप ही आती, क्योंकि दिमाग ऐसे, वो ऑनेस्ट आदमी का दिमाग चलता है करने के लिए, और करने वाला आदमी तो विनर हो ही जाता है। मतलब हर चीज़ में, मतलब जैसे तुझसे तेरा विवाद हो रहा है तो वो उसको भी तो सॉल्व ही करना चाहे, करना कर्म करेगा ना, मतलब उसमें भी सॉल्व करेगा उसे भी, ठीक है ना। पर बारबेरिक सिचुएशंस में क्या करेगा फिर वो, रख देना इससे खुशबू आ रही है। बारबेरिक सिचुएशंस में क्या करेगा वो, फिर तो चक्र उठा लेगा। चलो देखो कैसे होगा। अभी तो छोटा है तो क्या करोगे, यहाँ डेसिमल लगाओगे, यहाँ क्या आ जाएगा 0। 250 और 177 यानी एक ही बार जाएगा, ठीक है ना। 7 3 10 4, तो यहाँ क्या आएगा 7, तो ये 0 लगा हुआ है तो एक 0 लगा देंगे। इसमें ये 100 प्लेस पे और इसमें भी 100 पे 1 है, तो 7 करोगे तो हो जाएगा, लेकिन 7 7 49, 4 7 4 11 ज़्यादा हो जाएगा, तो 6 7 6 42 4 अब भी ज़्यादा हो जाएगा, 5 7 5 35 35 और 3 और 5 और 3 8 अब भी ज़्यादा हो जाएगा, तो 4 बार जाएगा। 7 चौक 28 और 4 2 6, तो यहाँ 4 आएगा। ये 7 चौक 28 2, 7 चौक 28 3 3 और 4 और 3 7, बच गई जान बस, वरना 3 जाता, 8 2 10 और यहाँ क्या बचेगा 2, और फिर 0 लगा लेंगे। अब 2 करेंगे तो 7 दूनी 14 3 ना, एक ही बार जाएगा, ठीक है, बस बहुत है 3 तक। तो इसे क्या लिख लो, 0.414 × 10⁸ क्या निकाला था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जो कि क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो न्यूटन पर कूलम, ठीक है। तो अब इसका, अब ये देखो, ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, और मैंने तुम्हें बताया था फिजिकल क्वांटिटी का लिखने का स्टैंडर्ड तरीका क्या होता है, m × 10⁻n।
और m एक ऐसी वैल्यू होती है जिसमें डेसिमल के लेफ्ट साइड पर एक नॉन जीरो डिजिट होती है। क्या होती है? और वो 1 है, तो उसके लिए हमें से राइट साइड जाना पड़ेगा और किसी भी डेसिमल को राइट साइड जितना भी आपको मूव कराना उतने 10 की पावर से उसे क्या करना पड़ेगा? डिवाइड। एक तो 10 की पावर 1, दो तो 10 की पावर 2, और ऐसे ही किसी नंबर को 10 की पावर से मतलब 10 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो मल्टीप्लाई बैलेंस करने के लिए। हुआ नहीं हुआ बैलेंस? तो अब तुम ये सोचो, जब इस न्यूमेरिकल वैल्यू में बैलेंस करने के लिए डिवाइड और मल्टीप्लाई कर रहे हो और तुम अपनी लाइफ में वैसे ही डिवाइड करते हुए चल रहे हो, तो क्या तुम्हें मल्टीप्लाई नहीं होंगे? तो तुम बदतमीजी करते हुए चलोगे तो तुम्हें सज़ा नहीं मिलेगी उसकी? भाई सज़ा तो किसी को देने की ज़रूरत नहीं है। आग में हाथ डालते के साथ ही हाथ जल गया, बस। तुम्हें दिखा हो या ना दिखा हो, तुम्हें दिख गया कि तुम्हारा हाथ जल गया तो तुम परम ज्ञानी, यानी तुम्हारे सेंसेस सही काम कर रहे हैं। और अगर किसी वजह से तुम्हें नहीं दिखा तो फिर तो हाथ ख़त्म ही हो जाएगा। भाई पेन इज़ दी मोस्ट पावरफुल इमोशन इन आवर बॉडी। अगर ना हो तो इंटेस्टाइन बाहर फैशन के नाम पे, और ऐसे घुमा देगा आदमी। भाई शराब पीते हैं लोग, लीवर ख़राब कर लेते हैं, लीवर चेंज होने शुरू हो गए तो लोग बाहर डर ही नहीं रहे। पेन ख़त्म, डर ख़त्म। तो नेचुरलिटी है ये पेन या नहीं है? नेचुरल है। पेन तो बहुत ज़रूरी चीज़ है, बॉडी का बहुत बड़ा हिस्सा है। ठीक है, क्या करोगे अब इसमें? इसे सॉल्व करोगे? कुछ गलती कर दी क्या? हाँ, तो देखो अब ये जब राइट साइड जाएगा तो बेटा ये राइट साइड ऐसे नहीं जाएगा, ये राइट साइड जाएगा मल्टीप्लाई होकर, है ना? तो 0.41 की मल्टीप्लाई 10 से होगी तो ये 1.41, और ये वाला 10 जब इसके साथ सॉल्व होगा तो 10 की पावर 7 न्यूटन पर कूलम। ये तुम्हारा आंसर हो गया। ठीक है, तुम्हारे लिए छोड़ रखा था यहाँ। चलें आगे। अब देखो क्या कह रहा है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ थिक इनफाइनाइट शीट। पढ़ा के आए थे? नहीं पढ़ा के आए थे? क्या हो जाएगा? थिक मतलब ये दो थिन है, इनके बीच में d डिस्टेंस है, और बस इसको क्या कर दो? जीरो। और जीरो करने के बाद इधर वाला लोगे तो क्या? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इधर लोगे तो अगर एक साइड ही बताना है तो बस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर हुआ नहीं हुआ? ठीक है, चलें फिर आगे चलें। देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है इनफाइनाइट लाइन चार्ज प्रोड्यूस अ फील्ड। तो लाइन चार्ज यानी कोई लाइन होगी और उस पर क्या होगा? हमारा चार्ज होगा। ठीक है ना, ये ऐसे। ठीक है, और ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है? एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। कितना? 9 × 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ डिस्टेंस ऑफ, कितने डिस्टेंस पर? 2 सेंटीमीटर। यस, 2 सेंटीमीटर। तो ऐसा यूनिट में कितना हो जाएगा? 2 × 10 की पावर मीटर। कैलकुलेट द लीनियर चार्ज डेंसिटी, यानी हमसे क्या कह रहा है? लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब है लैम्डा। ये कह रहा है कैलकुलेट करने के लिए। तो हमने तो ये क्वेश्चन पढ़ा है। अब अगर किसी को मान लो उसका फॉर्मूला नहीं पता ई का, तो वो कैसे करेगा? इसका क्या फॉर्मूला था बताओ? 1/4 एप्सिलॉन नॉट, पक्का, और लैम्डा अपॉन आर। हाँ यही था, लैम्डा अपॉन आर, 2 लैम्डा अपॉन आर। जो रुक जाओ, अगर कोई दिक्कत है तो हम दोबारा आ जाते हैं। हम क्या करेंगे फिर? यहाँ ऐसे, अगर तुम कभी देखो, तुम डेरिवेशन कैसे याद करोगे? ऐसे ही करोगे। तो हम इस पॉइंट पर जाएंगे, हम यहाँ पर कितनी लेंथ लेंगे? हम यहाँ पर एक छोटी लेंथ लेंगे dl, वहाँ पर एक छोटा चार्ज लेंगे dq, उसकी वजह से यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी de। समझे इस बात को? नहीं समझे? ठीक है, अब ठीक है, ये हो गया हमारा। किसका फॉर्मूला लगाऊँ मैं इसमें? तो इसे कैलकुलेट करेंगे तो लैम्डा इक्वल्स टू क्या होगा हमारा? dq/dl होगा नहीं होगा? तो dq की वैल्यू कितनी हो जाएगी? लैम्डा dl हो जाएगी। और de का फॉर्मूला क्या होगा? 1/4 एप्सिलॉन नॉट और dq यानी q/r²। r मतलब ये वाला डिस्टेंस, लेकिन हमें तो पूरा निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसका इंटीग्रेशन। तो ये तो e हो जाएगा, ये 1/4 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ठीक है जी। और जी तुम्हारा क्या कहते हैं इसको? ये तो कांस्टेंट है और 1/r भी कांस्टेंट है, तो हम इसे लिखेंगे 1/r। तो इंटीग्रेशन किसका करेंगे? dq का, और dq की जगह वैल्यू रखेंगे क्या? 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/r², इसकी जगह लैम्डा इंटू dl रखेंगे, और इसका इंटीग्रेशन होगा। तो फिर क्या होगा? E इक्वल्स टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/r² लैम्डा।
और इंटीग्रेशन किसका होगा, dl का। लेंथ दे रखी है इसमें, इनफाइनाइट दे रखा है, और इनफाइनाइट में क्या होता है फिर हम यहाँ कुछ गलती कर रहे हैं बस। यहाँ हमने क्या गलती करी, डी क्यू इक्वल्स टू लेमडा इंटू ये डी एल नहीं आना है इसमें, है ना, डी क्यू अपॉन डी एल। डेरिवेशन नहीं करा तुम लोगों ने तो बता नहीं सकते कहाँ गलती कर रहे हैं हम। लेमडा इंटू डी एल, और डी एल का अगर मैं करूँगा वैसे तो ये जीरो ही बनेगा। देखो एक बार देखो, ये जीरो अपॉन कहाँ से कहाँ तक करेंगे हम इसको, जीरो से इन्फिनिटी। तो E इक्वल्स टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट 1/r स्क्वायर इंटू लेमडा, और dl का इंटीग्रेशन क्या होता है L, और इसमें क्या वैल्यू रखे हैं ये, ठीक है नहीं, तो फिर तो आंसर ही नहीं आएगा। हम कुछ गड़बड़ कर गए इसमें, दोबारा करते हैं। देखो इस तरीके से तुम्हारी कमांड होगी जब तुम न्यूमेरिकल्स करोगे ना, और तुम्हें फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी तो बस बेटा पीछे से टेप का फॉर्मूला मत लिख लेना, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ साथ बैठ के मत पढ़ा करो, नहीं तो एक दूसरे की कॉपी में देख लोगे फिर। ठीक है, दोबारा करते हैं। अब इसका क्या करेंगे हम, यहाँ पर प्रूफ ही करेंगे। ठीक है, प्रूफ कैसे करेंगे हम यहाँ पर एक लेंथ लेते हैं, हिलाओ मत यार, एक तो मेरी राइटिंग वैसी बहुत अच्छी है। हट जाता हूँ, हट जा, हट जा, पाछन दे, नाचन दे जी भर के न, आज नहीं रोके से भी नहीं रुकूंगा। एक बहुत छोटी सी चीज़ बताई थी मैंने जो मेरे दिमाग से निकल रही है। यहाँ हमने एक बहुत ही एलिमेंट्री लेंथ ले ली इसकी, तो इस पे क्या होगा, डी क्यू चार्ज होगा, और इसकी वजह से यहाँ पर एक चार्ज रखा हमने क्यू नॉट, मतलब रखने की भी ज़रूरत नहीं है, बस पी पॉइंट मान लिया कितने डिस्टेंस पर आर। ठीक है, और इसका लैम्डा हमारे पास है तो उसका फॉर्मूला होगा चार्ज अपॉन लेंथ होगा, और डी क्यू इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा लैम्डा डी एल, ये हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैं E की वैल्यू निकालने के लिए कहूँ तो सीधा सीधा फॉर्मूला 1/4 एप्सिलॉन नॉट डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर होगा। होगा नहीं होगा? यार तो फिर हमने करा कैसे वहाँ पे, E इक्वल्स टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट, और ये तो डी ई आएगा ना, तो इसे करने के लिए तो हमें इंटीग्रेशन करना ही पड़ेगा। या हमने इसका इंटीग्रेशन करा था, छोटे छोटे डी क्यू, हाँ करा होगा। तो फिर तो जीरो से एल लेंथ के लिए करेंगे ना, बट ये तो इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट के लिए करेंगे। वहाँ मैंने तुम्हें बताया नहीं था कि अगर इसकी वैल्यू दी हुई होगी तो इसे निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो मेरे दिमाग से निकल रहा है कि क्या कहा था मैंने उस समय। ये मुझे क्या सकता है, नींद आ रही है? हाँ। यार सिर में दर्द हो रहा है। सिर में दर्द हो रहा है, रात सोई ना दिया मतलब थोड़ी तुम्हारे नहीं हुई थी क्योंकि गर्मी लग रही थी। कुछ भयानक हो रहा, तांडव है। चीटिंग ना करनी पड़े भाई, देख लो। DQ ए भगवान बचा लो, इक्वल्स टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट 1/r स्क्वायर, और बन सी तो रही है बात, ना बन रही। ये कितना हो जाएगा, लैम्डा इंटू एल, लैम्डा इंटू डी एल, और फिर E इक्वल्स टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट 1/r स्क्वायर लैम्डा इंटू डी एल। और अगर किसी भी पूरी लेंथ अगर इसकी होती, बस यहाँ अटक रहे हैं हम बार बार। चलो लीनियर चार्ज डेंसिटी पढ़ाओ मुझे पहले। मैंने लीनियर चार्ज डेंसिटी तो पढ़ाई होगी ना तुम्हें, कैसे पढ़ाई थी हमने इसमें, कि मैंने तुमसे बताया था कि अगर इस पर Q चार्ज है
लेमडा इक्वल्स टू क्यू अपॉन हाँ, एल, L, ये बताया था, हाँ। क्यू इक्वल्स टू लेमडा इंटू एल। लेकिन मैंने तुमसे क्या कहा था कि अगर ये इनफाइनाइट लेंथ हो तो उस समय लेमडा कितना होगा, डी क्यू अपॉन डी एल। और फिर मैंने तुमसे कहा था कि डी क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लेमडा इंटू डी एल। और पूरी बॉडी पर कितना चार्ज अगर वो निकालना होगा तो 0 इंटू क्यू, और इसमें कितनी लेंथ है ना, और लेंथ हमें गिवन नहीं है क्योंकि लेंथ कितनी है, इनफाइनाइट। तो ये q इक्वल्स टू लेमडा इंटू एल, और इसकी लिमिट हो जाएगी 0 इंटू इनफाइनाइट। तो ये तो इसका तो आंसर ही नहीं आएगा, फिर ये इनफाइनाइट माइनस 0 हो जाएगा। इससे नहीं बनेगी बात, चीटिंग ही करनी पड़ेगी। हमें भूल गए तुम लोग भी, तुम्हें याद नहीं है, हैं कुछ नहीं याद आ रहा, तो फिर पढ़ने का फ़ायदा क्या हुआ। भौंको, कुछ तो बोल लो तब वो। इतनी जल्दी हार मान जाओगे इससे, पढ़ा हुआ तो है ना, क्लोज तो है, बहुत थोड़ी सी चीज़ ही तो एक बहुत छोटा सा स्टेप, पछताओगे। इस समय जोर डालोगे दिमाग पे तो एक न्यूरो पैसेज बन जाएगा, और हार मान जाओगे तो बस मामला गड़बड़ हो जाएगा। ये तो कंफर्म है कि ओहो वाह साहब, ये तो कंफर्म है कि हमने यहाँ पर एक छोटी लेंथ ली थी, ठीक है ना, डी एल, और लेमडा की हेल्प से जो कि डी क्यू अपॉन डी एल है, हमने डी क्यू की वैल्यू निकाली थी। डी क्यू इक्वल्स टू लेमडा इंटू डी एल, ये भी याद है, ये भी करा था हमने। और फिर हमें ये भी याद है कि हमारे पास जब ये डी क्यू आ चुका था तो इस पॉइंट पर हमने क्या निकाला था, डी ई, और जो कि 1/4 एप्सिलॉन नॉट सोर्स चार्ज अपॉन आर स्क्वायर ये था, है नहीं। यहाँ तक तो कोई शक और शुबा हमें है नहीं। दिक्कत अब पड़ रही है सिर्फ डी क्यू की, और ये डी क्यू हटाना है हमें यहाँ से, है ना। और मुझे अच्छा याद है कि जब हमने वो इंटीग्रेशन करा था ना, मतलब तो यहाँ पर लेमडा इंटू डी एल रखा था हमने, और फिर से डी एल का इंटीग्रेशन करा था हमने। इसमें हमें लीनियर चार्ज डेंसिटी निकालनी है, और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दे रखी है, और लीनियर चार्ज डेंसिटी निकालनी है। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड में एक रिलेशन है, बिना डीएल के तो ना निकाल पाएंगे। करो भाई करो, हार मत मानो, कॉपी में करो अपनी, चीटिंग मत करना। चीटिंग कर ली तो वहीं ख़त्म हो जाएगा तुम्हारा सारा कैरियर। मेरे पास ना, तेरे पास है? ऐसे ही लड़ने चले जाओ पाकिस्तान से, चप्पल उप्पल लेके बस चल रहा है ना, तो ठीक है, वहीं प्रकट कर देंगे, मोदी जी बंदूक हैं, मोदी जी वहीं दे देंगे। हाँ हाँ, वो आया, वो तो है कहाँ वो, अरे वो तो मुझे भी आ रहा है, वो आर एल था, आर एल, आर कहाँ से आ गया था। भैया हम जब चार्ज लीनियर चार्ज डेंसिटी निकालते थे तो यूनिट लेंथ लेते थे। अच्छा, मुझे ना याद आ रहा।
बता ये तो मैंने टेस्ट में भी करा था। वे रिलेशन हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एक तरफ ना लीनियर चार्ज डेंसिटी का निकालना है। एक रिलेशन ये मिला है इक्वल्स टू ऐसा हो सकता है। Q/R²। और क्या है? ऐसे नहीं होगा। dq इक्वल्स टू लैम्डा लैम्डा डीएल dl किसकी डी क्यू की वैल्यू लैम्डा डीएल लग जाएंगे कुछ इंटीग्रेशन इसे d करो है ना पाई dl पाई इसका ना सर लैम्डा मतलब उस जगह आकर ब्लैंक उस जगह मुझे पता चल गया। हमने जो ये r डिस्टेंस है ना इसको 12 ले रखा होगा इसलिए हमारा l सेल कर दिया क्यों होगा। क्यों 12 क्यों ले रखा होगा? जब हम डेरिवेशन डाइपोल क्यों करा होगा हमने? डाइपोल क्यों करेंगे? लीनियर चार्ज डेंसिटी में डाइपोल की क्या जरूरत है भाई? एक इनफाइनाइट लेंथ की एक वायर है, उस पर चार्ज है, ठीक है ना। आर डिस्टेंस क्वेश्चन करा हमने, बिना फालतू के ड्रामे कर रहे हो, करा नहीं हमने, नया क्वेश्चन बना रहे हो ऐसे। ये जबरदस्ती काटना कोई जरूरी थोड़ा ही है। साइंस नया कोई सिस्टम बना ले डाइपोल, तो वो तो डाइपोल कहाँ लिखा है इसमें? ये डाइपोल है, नई नई चीज़ बना रहे हैं अपने आप ही। अबे तुमने ये क्वेश्चन नहीं करा कि हमारे पास एक इनफाइनाइट लेंथ की एक वायर है, ठीक है ना, और इनफाइनाइट लेंथ की एक चार्ज वायर है ये, और इसमें किसी आर डिस्टेंस पर पॉइंट पी है, और इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, और इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा दे रखी है। क्वेश्चन नहीं है हमारा, डेरिवेशन है तो हमारा, तो हमने करा है नहीं करा, तो अब क्यों नहीं हो रहा हमसे? बस यही तो बात है। तो नई चीज़ क्यों बनाने में तुले पड़े हो? इसी को सॉल्व करो ना। और इसे करा कैसे था हमने? इतना तो आ रहा है कि हमने यहाँ पर DL लेंथ ली थी छोटी सी, और लैम्डा इक्वल्स टू DQ/DL, और फिर DQ की वैल्यू हो गई लैम्डा इंटू DL। DL फंसा देगा फिर हमें ला के वो। और अगर मैं इसे L लेंथ के लिए भी कर लूँ तो फिर L लेंथ तो मुझे चाहिए ना, मतलब इंटीग्रेशन तो मैं इसका ऐसे भी कर दूंगा। देख लो फिर, चीटिंग ही कर लूँ। नहीं आगे फंस रहा भाई। चलो चेक करें। फॉर्मूला तो याद है, फॉर्मूला तो यही है, लैम्डा अपॉन क्या यार, डूब मर जाओ। कहाँ है वो बता दो कम से कम। अब भी लालच आ रहा मन में कि यार बस याद आ जाएगा। ला तो भाई हम देख लेते हैं, आप ट्राई कर लो। रुक जा तो फिर 1 मिनट। आ जाओ इधर को, थोड़ा सा खर्चा करो, ठीक है ना। ये कितना है? 2 × 10⁻²। जरूर थोड़ा ये फॉर्मूले से हो। 2 × 10⁻², कॉमन सेंस से भी तो हो सकता है, ठीक है। ये फॉर्मूला समझ में आया? E = 1/4ε0 dQ/r², या फिर Q/ भी तो कह सकते हैं इसे हम, है ना। मतलब DQ ही मान लो, चलो थोड़ी देर के लिए इसे। तो ये हो जाएगा 2 × 10⁻² = DQ, है ना।
तो डी क्यू आ गया, और लेमडा का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, डी क्यू अपॉन एल या क्यू अपॉन एल, ये की तो बात है। अब क्यू तो आ चुका है 2 × 10⁻², लेंथ नहीं है हमारे पास, क्या पता इसका आंसर यही हो 2 × 10⁻² अपॉन एल, हाँ क्योंकि लेंथ तो दी नहीं रखी इन्होंने। चार्ज डेंसिटी में तो वो लीनियर चार्ज डेंसिटी यूनिट लेंथ दी जाती थी। है ताऊ। ये जो डी क्यू आएगा ना, अगर इसे टू डी क्यू कहेगा तो ये किसी छोटी सी लेंथ पर कितना चार्ज है वो आएगा, तो भी ये 1 नहीं है। और तो इसे पूरी के लिए अगर इसे क्यू कहता है तो ये पूरी एल लेंथ के लिए आएगा, तो ये डी एल से भी डिवाइड करना पड़ेगा इसे, या तो इसे डी एल से डिवाइड करना पड़ेगा या एल से। वो एल और डी एल नहीं है हमारे पास, ठीक है। आया कुछ समझ में या नहीं आया? आ गया ना समझ में। और ये तो कांस्टेंट होता है, तो मैं इसे तो कुछ कह नहीं सकता, डी एल की वैल्यू भी नहीं निकाल सकता। चलो सबर का बांध टूट चुका है, अब इसे देख लेते हैं। अच्छा यहाँ हमारी मैंने खूब होशियारी दिखाई थी, मन है नहीं। ओ फॉर्मूला तो बता ही था हमें, फॉर्मूला तो सही था, गलती कर लिया था क्या? हाँ गलती कर लिया था। बात तो डेरिवेशन की फंस रही है हमारे, आया कैसे हो। चलो भाई पीछे से आगे होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड से तो आगे होगा ना। एसी चला लिया, तो बता दो कहाँ है वो। यो भी ना बताओ पढ़ा कहाँ था हमने। तुम नशेड़ी हो रहे हो सारे। इस साग तो ना लग रहा है मुझे, साग है, इस साग नहीं है ना, जो पढ़ा भी है हमने ना, हमने लिखा नहीं क्या मतलब। मैं ट्राई करूँ। सही समय पे सही काम करा तुमने, कभी फट गया क्या? भैया जिस दिन पेपर होता है मैं सही समय पहुँच जाती हूँ ना जाने के लिए। तो कहाँ गायब हो गया? मैंडेला इफेक्ट तो ना बन गया? मैंडुलन इफेक्ट तो ना बन गया? मैंजुलन इफेक्ट। बट डाइपोल शुरू हो गया इसके बाद। अब कहाँ चला गया भाई? डाइपोल के बाद तो मुझे लगता ना कहीं था यो। ये भगवान, हे परमपिता परमेश्वर, हे जगन्नाथम, ये तो करा हमने, तो लिखा हमने। ले भगवान किसने उतारा? इससे पहले तो हम पढ़ ही ना सकते जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पढ़ा है नहीं। इससे पहले थोड़ी कर लेंगे हम इसे। हाँ
लीनियर चार्ज डेंसिटी डेंसिटी से हट भाई लीनियर चार्ज डेंसिटी से आगे तुम एक बार बताओ मुझे, अब तेरी हाँ मैंडुला इफेक्ट जो हो रहा मिल गया, हाँ हाँ ही छोड़ा था ये रहा, यहीं छोड़ा है। क्यू नॉट एफ के लिए करा था हमने, ई के लिए नहीं करा था। क्यू नॉट से क्यू नॉट कट जाएगा, डेल लैम्डा। यार हमें तो अच्छी याद है कि हमने वो फॉर्मूला निकाला है जो दे रखा है, ये तो हमें अच्छा याद है कि हमने लैम्डा इक्वल्स टू के क्यू नहीं, ये तुम्हें याद नहीं है कि हमने ये करा कि 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन आर स्क्वायर, ये करा है हमने, क्योंकि एक्चुअली इसका आंसर आ रहा था 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन आर स्क्वायर, तो फिर हमने 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया था। तो ये हमने कहा तो रिसेंट में किया हुआ है, रिसेंट में किया हुआ है, तो मैं कह रहा अभी तुम बता रहे हैं, अभी तो यार कहाँ कर दिया भाई हमने, अभी रिसेंट किसने बताया है? मैं बाहर से अपनी कॉपी लूँगी। उठ कर आराम से, मैंजुली इफेक्ट बन गई, तो मैंजुली इफेक्ट ये कोई क्वेश्चन है आगे चल के मेरी राय में, तो मुझे ऐसा लग रहा। यो हमने करा है, इसके बाद कोई न्यूमेरिकल यहाँ ना है ही ना, यहाँ पे कर लो, पूछ पाड़ लो इसकी। ए भगवान है कहाँ है तू, मिल गया, आ जाओ। गॉस थ्योरम में करा था, रहने दे, मिल गया। इसमें हमने इनफाइनाइट लॉन्ग वायर ली थी। बस बस अब याद भी आ गया, देखा नहीं मैंने बस मैंने देखा नहीं अभी, मुझे याद आ गया बस। पता गॉस थ्योरम लगेगी इसमें। कहाँ टक रहे थे हम? प्रांशु और मना कर रहा है मेरे को। नहीं यार, लेकिन मुझे बहुत देर का पता, मैं बस पता नहीं ऐसे ऐसे कौन सी कनपटा छेद दूंगा भाई साहब। इनफाइनाइट रख ले, क्या बात है? नहीं मैं कह रही हूँ गर्म हो गई, तबीयत खराब हो रही है मेरे गर्म हो रहा है पैर, तुम्हारे नहीं हो रहा है। डीएल लेंथ पॉइंट पी है नहीं, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी 1/4 एप्सिलॉन नॉट लैम्डा डी क्यू इक्वल्स टू लैम्डा इंटू डी एल, है ना, लैम्डा इंटू डी एल। आने का तो इससे भी ना है आंसर, पूरा ही करना पड़ेगा ना, पूरा ऐसा करना पड़ेगा। बट यहाँ तो रुक जा, अलग नहीं है, अलग ना मेरे बेटे, सेम है। चलो छोड़ो, इससे बहुत आगे आ जाओ इतनी आसानी से ना है जितनी से हम कर रहे थे। ये है हमारी इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, ठीक है ना। इधर भी कितना है इनफाइनाइट, और इधर भी कितना है इनफाइनाइट। आ जाओ भाई, इसे देख लो। और बस हमारे साथ पता है क्या दिक्कत हुई है, अब भी हमने कोई चीटिंग नहीं करी है, हमारे साथ क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न हुआ। हम जो क्वेश्चन समझ के कर रहे थे तो हम वहीं तक जा रहे थे जहाँ तक हमें जाना था, वो भी हम सही कर रहे थे। तो वहाँ कैसे होगा, जब हमें लेंथ गिवन होगी, तो जब हमें लेंथ गिवन होगी तो हम सर डी एल का इंटीग्रेशन कर सकते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम वो भी गलत नहीं कर रहे थे। और यहाँ क्योंकि लेंथ गिवन नहीं है तो फिर हमें कैसे करना है, बिना गॉस थ्योरम। अब देखो गॉस थ्योरम कितनी इंपॉर्टेंट है। तो ये एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर कह दो, या एक चार्ज लीनियरली फैला हुआ है का इनफाइनाइटली, तो इसे करने के लिए तुम्हें यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस बनानी पड़ेगी। ये बना दी हमने गॉसियन सरफेस। क्या बना दी, सिलेंडर। अब ये पॉजिटिव चार्ज है तो इधर की तरफ क्या होगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये होगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से ये, और इधर कैसा होगा, इस तरीके से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर कि यहाँ ये इसको फर्स्ट सरफेस कहेंगे हम, इसको हम सेकंड सरफेस कहेंगे, और ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया है इसको कहेंगे हम थर्ड सरफेस। यहाँ पर हम एक बहुत छोटा एरिया लेंगे डी ए,
ठीक है, और इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, इधर, ये हो गया इसका एरिया वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किधर होगी, इधर, और इनके बीच में एंगल कितना हो गया, 90। तो जब मैं यहाँ फ्लक्स निकालूंगा तो ये कितना होगा, सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई, बस डायरेक्टली ई डी ए कॉस 90, तो ये कितना हो जाएगा, 0। ये भी कितना हो जाएगा, 0। अब किसकी वजह से होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया की वजह से। तो वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए, और यहाँ पर आप देखिए कि ई का डायरेक्शन क्या है, ये, और अगर वो छोटा एरिया डी ए ये लोगे तो एरिया वेक्टर भी किधर होगा, इधर, तो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा ई डी ए, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, इसका सरफेस इंटीग्रल। ठीक है, अब मैं इसे लिख दूंगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल्स टू ई, और ये सरफेस इंटीग्रल ऑफ डी ए। अब ये एरिया क्या है आपका, ये एरिया है जी आपका कर्व सरफेस एरिया, और कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, तो सरफेस इंटीग्रल डी ए किसका, सिलेंडर का, कितना होगा, 2 पाई आर एच होता है, लेकिन 2 पाई आर एल लिखेंगे इसे, तो यहाँ हो जाएगा ये 2 पाई आर एल। इक्वेशन कौन सी हो जाएगी, फर्स्ट। और गॉस थ्योरम से ये किसके इक्वल होता था, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हमने छोटे छोटे एरिया लिए हैं तो उसमें चार्ज कितना होगा, छोटा DQ। ये हो गई हमारी सेकंड। हम इन दोनों को इक्वल लिखेंगे तो ये E 2 पाई आर एल DQ अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो E की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट DQ अपॉन आर एल। और हमें लीनियर चार्ज डेंसिटी बताती है कि चार्ज अपॉन लेंथ, तो डी क्यू की वैल्यू हो जाएगी लैम्डा इंटू एल, और बेवकूफ़ो जब इसे यहाँ रखेंगे 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो डी क्यू की जगह क्या आ जाएगा, लैम्डा इंटू एल अपॉन आर इंटू एल, आर से आर क्या हो जाएगा, कैंसिल, और ई की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन आर। अब इस फॉर्मूले को अगर हम करेंगे तो हमें दिक्कत क्या आएगी, इसकी वैल्यू रखने में, तो हम इसलिए इसे 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, और ई की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2 लैम्डा अपॉन आर। स्क्वायर नहीं था क्या, इसमें गलती कर दी, स्क्वायर आएगा यहाँ पर। कहाँ गलती करी, कहाँ लगाया था, नहीं आएगा, नहीं आएगा, बस ये दूसरी गलती कर रहे थे हम। अब ये गलती मत कर देना कि आर स्क्वायर आएगा। अब आया समझ में, नहीं आया, और इसे आसान लिख देंगे, ई इक्वल्स टू इस पूरे को के लिख देंगे, तो ये 2k लैम्डा अपॉन आर हो जाएगा। और बस वहाँ पर अब हमें लैम्डा निकालना है, तो ये हो जाएगा ई आर अपॉन 2k। ई की वैल्यू कितनी दे रखी थी वहाँ पर, हमें कोई चीटिंग नहीं करी हमने। कौन सा वाला, साइंस है इस बात का कोई, इसका कोई जवाब नहीं इनके पास। 9 इंटू 10 की पावर 4 और 2 इंटू 10 की पावर -2, और ये 9 इंटू 10 की पावर 9, 9 से 9 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, और 10 की पावर ऊपर कितना हो जाएगा 2 और -9, तो 10 की पावर -7 Q कूलाम पर मीटर। आंसर सही आ रहा है, ठीक है। बस अभी मैं कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है मेरे भाई। कैसे मिटेगी ये दास्तां कि हम कंफ्यूज ना हो, कि जब हमें लेंथ गिवन नहीं होगी तो क्वेश्चन होगा गॉस थ्योरम से, बस ये याद रखना। और अगर लेंथ गिवन होगी हमें तो फिर वो जो पहला वाला कॉन्सेप्ट है उससे होगा, मतलब ठीक है ना। वैसे उस तो क्वेश्चन आता नहीं है, इससे ही होगा। फिर गॉस थ्योरम याद रखना, बस गॉस थ्योरम याद रहेगा कि लीनियर चार्ज अगर फैला हुआ है और तुम इससे r डिस्टेंस पर क्या निकालना चाहते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो तुम्हें यहाँ पर गॉसियन सरफेस बनानी पड़ेगी, ठीक है ना। r रेडियस की, कितने रेडियस की, r रेडियस की, ठीक है, और l लेंथ की, कोई l लेंथ, तो ये l तो l कट जाता है यहाँ पर। अब समझ में आया नहीं आया, बस ये याद रखोगे, बाकी तुम्हें सब आता है। ऐसा नहीं है कि तुम्हें आता नहीं था, आता था बट कन्फ्यूज़न हो गया उसमें, और इसमें हम कंफ्यूज हो गए, ठीक है ना। देखा जाए तो उसकी ज़रूरत ही नहीं है हमें, कहीं लगेगा नहीं, क्योंकि जहाँ वो लगेगा ये भी लग जाएगा वहाँ पर, ठीक है नहीं। चलें फिर आगे। 2 लार्ज थिन मेटल प्लेट्स हैं, अब 2 प्लेट्स हैं क्लोज टू ईच अदर, ऑन देयर इनर फेसेस प्लेट हैव अ सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ अपोजिट साइन दिस एंड, अच्छा दिस,
द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस अपोजिट, यानी सिग्मा 1 कितना दे रखा है सिग्मा, और सिग्मा 2 कितना दे रखा है माइनस सिग्मा, और सिग्मा की वैल्यू कितनी दे रखी है 17.0 इंटू 10 की पावर -20 कूलाम पर मीटर। बताओ सरफेस चार्ज डेंसिटी सही है, मीटर स्क्वायर नहीं होना चाहिए था, होना चाहिए था, मीटर स्क्वायर ही दे रखा है उसमें। यहाँ तक समझ में आया नहीं आया? अब ये कह रहा है कि आपको ई निकालना है, कहाँ पर, पहले पार्ट में कह रहा है आउटर रीजन ऑफ फर्स्ट प्लेट। बताओ आउटर रीजन ऑफ फर्स्ट प्लेट, तो एक प्लेट ये हो गई, एक प्लेट ये हो गई, ये P1 प्लेट हो गई और ये P2 प्लेट हो गई, तो यानी इस पॉइंट पे निकालना है। ठीक है जी, तो हमारा क्या था, हम जो हमारा ओरिजिनल है, पहले ओरिजिनल लिखो, ओरिजिनल क्या था, हमने इसे भी पॉजिटिव लिया था और इसे भी क्या लिया था पॉजिटिव, और इस पॉइंट पर E1 इस डायरेक्शन में और इस पॉइंट पर E2 भी क्या इस डायरेक्शन में, तो नेट E हमने कैसे लिया था, दोनों को नेगेटिव, तो E1 मतलब ऐसे लिया था E1 प्लस E2 इस तरीके से, और E1 की वैल्यू E एक प्लेट की वजह से कितना होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये होता था सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और प्लस के अब ये देखो ये भी इस वाले डायरेक्शन में, ये भी, तो ये भी माइनस लिया और ये भी माइनस, और ये भी 2 एप्सिलॉन नॉट, तो E की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी -1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2। अब इस केस में हमें दोनों सिग्मास कैसे दे रखे हैं, इक्वल बट अपोजिट डायरेक्शन, यानी सिग्मा 1 कितना है सिग्मा और सिग्मा 2 कितना है माइनस सिग्मा, तो बताओ E कितना हो जाएगा, आउटर ऑफ फर्स्ट प्लेस पे कितना हो जाएगा 0। पहला आंसर आ गया, समझ में नहीं आया? इन आउटर रीजन ऑफ सेकंड प्लेट वो भी कितना होगा 0 ही होगा, ठीक है। और इनर पे देख लो, अब इनर पे कितना होगा, इनर पे कैसे निकालते थे हम भाई, इधर के डायरेक्शन में क्या होगा E1 और इस डायरेक्शन में क्या होगा E2, ठीक है जी। और तो फिर नेट E कितना होगा आपका E1 माइनस E2, क्योंकि ये माइनस होगा, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, कोई दिक्कत, तो 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इनकी वैल्यू दे रखी है, सिग्मा 1 कितना दे रखा है और माइनस, और ये कितना दे रखा है माइनस सिग्मा, तो अब ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा प्लस सिग्मा, तो 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और 2 सिग्मा, 2 से 2 कट जाएगा, और आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या इनकी, हाँ इनकी वैल्यूज़ दे रखी हैं, ये 17 इंटू 10 की पावर -22 दे रखी है, और ये 8.85 इंटू 10 की -12, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका 1700 अपॉन 885, और ये हो जाएगा 10 की पावर, ये ऊपर जाएगा तो जी 10 है ना माइनस के 10। इसे सॉल्व करने में तुमने महारत हासिल कर रखी है, इसे अपने आप लिख लेना, ये आपका आंसर हो जाएगा। आंसर करूँ चेक, या मतलब मैं करूँ या कर लोगे? बस एक गलती मत कर देना, पता है कौन सी गलती मत कर देना, अगर तुमने डेरिवेशन करना शुरू कर दिया इनके साथ तो बस गलती कर दोगे। तुम्हें पहले अपना ओरिजिनल केस लेकर उसका आंसर निकालकर उसमें वैल्यू रखनी है, तो इजी पड़ेगा। समझ गया नहीं समझ गया? तो ये जो, हाँ मतलब तुम्हें ये जो तीनों जगह हमने निकाला है ना, मतलब इम्पॉर्टेंट क्या है मैं बता देता हूँ। इम्पॉर्टेंट हमारा पहला वाला केस है, प्लेट 1 ये प्लेट 2, ठीक है ना, ये पॉजिटिवली चार्ज, ये सिग्मा 1, ये 2 और ये सिग्मा 2, ये फर्स्ट रीजन। तो इस रीजन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी आपकी, मैं E1 इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और माइनस और सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, ये इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद ये दोनों इक्वल दे रखी हूँ, अपोजिट डायरेक्शन में दे रखी हूँ, वो वैल्यू यहाँ रखना, उन वैल्यूज से लेकर उसे वो मत करने लगना ड्राइव, जो मैं गलती कर रहा था शुरू में, ठीक है। फिर ऐसे ही जब ये है तो ये तो फर्स्ट प्लेट के आउटर रीजन हो गया, ये तो फर्स्ट प्लेस का आउटर रीजन हो गया। अब मान लो ये सेकंड प्लेट का आउटर रीजन हो गया, ये फर्स्ट का आउटर रीजन हो गया सेकंड, बस इसमें कितना फ़र्क होगा, ये प्लस हो जाएगा। बताओ समझ में आया नहीं आया? और बीच में निकालोगे तो कितना आएगा, ये मिडिल में निकालोगे दोनों प्लेट्स के तो क्या होता था 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बताओ कौन सी वाली पॉजिटिव लेते थे, इधर वाली, तो इधर कौन सी जाएगी E1 जाएगी, तो इसमें सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, ऐसे याद रखना बस। ये तीनों मेन हैं। इसके बाद वो इन्हें इक्वल कहे, एक को नेगेटिव दूसरे को पॉजिटिव कहे, तो इसमें रखना वैल्यू।
आया समझ में नहीं आया? न्यूमेरिकल्स थ्योरी को 7वें आसमान पे लेके चले जाते हैं, आते कम हैं, ठीक है ना, लेकिन न्यूमेरिकल्स बहुत ज़रूरी होते हैं। और अगर तुमने 9th और 10th की ICSE की फ़िज़िक्स बुक पढ़ ली ना मतलब, तो तुम्हें और फ़ायदा लगेगा, क्योंकि वहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं, मेरा पहले प्लान यही था तुम लोगों को पढ़ाने का कि मैं तुम्हें पहले वहाँ से लेके पढ़ाऊँ, मतलब 9th से पढ़ाना शुरू करूँ मतलब। बट फिर वही है कि अब भाई साहब कभी 10 बजे उठ के आ जाते हैं, मतलब सबके गोपू मोड ऑन हो जाए, तो फिर तुम क्या करोगे, तुम हमें ही बदनाम कर दोगे मतलब। तो भाई यही है कि पहले ये तो यही बहुत बड़ी बात है कि मैं तुम्हें 12th पढ़ा रहा हूँ, ये तो यही अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। और देख लो 11th कहाँ ज़रूरत पड़ रही है, कहीं ज़रूरत ही नहीं है उसकी मतलब, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस करो और मात्र 2 से 3 महीने के अंदर इसे सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, कोई ज़्यादा नहीं है। जहाँ एक चैप्टर कंप्लीट हुआ तो धड़ाधड़, अब बताओ कितना पढ़ा हमने पढ़ाई 5 दिन में चैप्टर करा, तो 5 ही दिन में चैप्टर कंप्लीट है हमने, इतनी औकात है इसकी, 5-6 दिन में चैप्टर कंप्लीट करा है, ठीक है, बस इतनी औकात रहती है इसकी। अब तुम्हें बहुत मेहनत करनी है अब इसके साथ। अ होलो चार्ज स्फीयर शेल हैविंग द रेडियस 5, ठीक है ना, होलो चार्ज स्फेरिकल शेल हैविंग द रेडियस 5, तो होलो है और इसकी रेडियस को कैपिटल R से शो करते हैं, कितना है 5 सेंटीमीटर। ये करा कैलकुलेट E ड्यू टू इट्स चार्ज ऑफ 4 नैनो कूलम है, माइक्रो कूलम है, नैनो। तो इसके अंदर, इसके ऊपर जो चार्ज है ना, ये चार्ज दे रखा है, कितना दे रखा है 40 नैनो कूलम। तो नैनो हटेगा तो 10 की पावर -9 आ जाएगी। बताओ समझ में आया नहीं आया? स्प्रेड यूनिफॉर्मली एट अ पॉइंट, तो ये यूनिफॉर्मली स्प्रेड है 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द शेल। तो अब हमें 15 सेंटीमीटर दूर जाना है, तो 15 सेंटीमीटर, समझ रहे हो, यानी P पॉइंट कहाँ पर है, यहाँ। और ये डिस्टेंस क्या है आपका R, और R इस बार क्या दे रखा है, रेडियस से बड़ा दे रखा है। और मैंने तुम्हें बताया कि ये स्फेरिकल शेल कैसे बिहेव करती है, इसका तो डेरिवेशन के चक्कर में होता है पॉइंट चार्ज। और पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता था, 4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। और ये Q क्या होता था, सोर्स चार्ज, ये इन्होंने दे रखा है। इस पूरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 × 10 की पावर 9, ये 40 × 10 की पावर -9, और R स्क्वायर की वैल्यू कितनी रखी है 15 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर को 15 × 10 की पावर -2। अब कर लोगे इसे सॉल्व, 10 की पावर 9 से 10 की पावर 9 कैंसिल हो जाएगा, ये नहीं होगा मल्टीप्लाई, हाँ हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अरे सॉरी, कोई बात नहीं, तो क्या हो गया, ये इसमें वो लग जाएगा ना, प्रोडक्ट है ना, तो आपस में ऐड हो जाएंगे। तो 10 की पावर 0 और इसका आंसर 1। तो 9 4 जा कितने होते हैं 36, और नीचे क्या आ जाएगा 15, और ये 10 की पावर -2 ऊपर जाके कितना हो जाएगा। अच्छा, इसके भाई के पास भी फ़ोन आ गया, तो क्यों अब पूछता भी ना, हाँ मंगा ले सीधा, ठीक है। पापा बता रहे थे इसके, इसने फ़ोन मंगाया, भाई ने तो मंगा के रख लिया, बताया भी ना भाई वो चाचा वो थोड़ी कंफ्यूजन लेगा, भाई उससे पूछो। रेडियस 5 था, हाँ ये रहा रेडियस 5 सेंटीमीटर। 15 लिया है। हाँ तो 15 इसलिए लिया ना क्योंकि उसने 15 सेंटीमीटर पे पूछा है ना, मतलब अभी तो डेरिवेशन करके आए हम इसका, इस पॉइंट पे पूछा है 15, ठीक है नहीं। तो ये कितना हो जाएगा 15 दूनी 30 और 15 चौक का 60, तो 24 × 10 की पावर ये कितना हो जाएगा। ये हमने क्वेश्चन पढ़ने में गलती कर दी, एक बार क्वेश्चन पढ़ो दोबारा से। होलो चार्ज स्फीयर हैविंग अ रेडियस 5, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इट इफ अ चार्ज ऑफ दिस स्प्रेड यूनिफॉर्मली एट अ पॉइंट। मतलब ये जो पूरी स्फेरिकल शेल है ना, मतलब पूरे स्फेरिकल शेल पे नहीं है, पूरे स्फेरिकल शेल पे नहीं है, स्फेरिकल शेल पर कोई पॉइंट है P, ठीक है ना, उस पर ये चार्ज है मतलब। तो इसकी रेडियस कितनी है यहाँ से 5 सेंटीमीटर, और ये जो डिस्टेंस है स्फेरिकल शेल से तो 15 ये लिया जाएगा, ठीक है ना। तो अगर ये पॉइंट यहाँ है तो फिर ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 10, लेकिन अगर ये पॉइंट यहाँ है तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। फिर से लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है इसमें। तो अब हमें 3 केस बना के कर सकते हैं। एक 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ शेल, हाँ तो कैसे करेगी, सरफेस तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है ना। ऑन द 15 सेंटीमीटर ऑन द सरफेस, तो ऑन द सरफेस तो फिर 0 होगा, ऑन द सरफेस भी दे रखा है और इनसाइड 0 होता है। और अगर ऑन द सरफेस दे रखा है तो इसका मतलब चार्ज फिर यूनिफॉर्मली एट अ पॉइंट, मतलब
बेकार होगा, हमने कहाँ गलती करी। r इक्वस टू आर प्लस 20, r इक्वस टू आर प्लस 20, अच्छा r प्लस 15, 20 क्यों लिया फिर हमने। एक बार फिर से पढ़ते हैं। होलो चार्ज स्फेरिकल शेल हैविंग द रेडियस 5 सेंटीमीटर, कैलकुलेट इट ड्यू टू इटसेल्फ अ चार्ज ऑफ 40 नैनो कूलम स्प्रेड एट अ पॉइंट। अब तुम्हें ये तो समझ में आ गया, अगर ये चार्ज पूरे उस पे होता, ठीक है ना, पूरे उस पे होता तो फिर आंसर क्या आता, 15, वो लेते हैं हम इसे, हाँ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द सेल। सही तो कर रहे हैं हम देखो बेटा, ये वाली बात वो लिख रहा है फ्रॉम द सरफेस ऑफ सेल, तो 15 ये लेंगे हम, है ना, 15 ये लेंगे, 5 ये लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 20। मैंने बिना फालतू में अपने आप को कंफ्यूज कर लिया, ठीक है। और बस इसमें क्या चेंज करना है, 15 की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे 20 आ जाएगा, ठीक है। और आर स्क्वायर आएगा, है ना, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, दोबारा कर दूँ इसे, ठीक है। फॉर्मूला क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू आर स्क्वायर, ठीक है। 9 इंटू 10 की पावर 9, क्यू की वैल्यू कितनी है हमारी 40 इंटू 10 की पावर -9, और ये 20 इंटू 10 की पावर -2 का स्क्वायर कर दोगे इसे, ठीक है। और जब वो सरफेस पे पूछेगा तो आर की वैल्यू कितनी ले लोगे, जितनी उसकी रेडियस है। इनसाइड पूछेगा तो कितना हो जाएगा 0, खत्म। चलो, कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ अ रेडियस हैविंग अ नोन चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इज एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर एंड पॉइंट रेडियली आउटवर्ड, व्हाट इज द नेट। ये वो है सॉलिड स्फीयर है, और अगर सॉलिड वाला नहीं है तो ये नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन हम कर लेते हैं क्योंकि कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये भी एक पॉइंट की तरह ही बिहेव करेगा आउटसाइड के लिए। तो बस इसमें भी कौन से वाले के इसमें दिक्कत होगी, इनसाइड वाले में। इनसाइड इसने पूछा है व्हाट इज द नेट ऑन द स्फीयर रेडियली आउटवर्ड, व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन द स्फीयर। इसने स्फीयर पे पूछा है नेट चार्ज, तो हमें क्या क्या दे रखा है इसने, रेडियस दे रखी है 10 सेंटीमीटर, हैज़ एन अननोन चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। तो इसके पॉइंट से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई पॉइंट P है, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 1.5 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन पर कूलम है, एंड पॉइंट रेडियली इनवर्ट, व्हाट इज द नेट, ठीक है ना, एंड अ पॉइंट रेडियली इनवर्ट्स, व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन द स्फीयर। तो हमें इसका Q निकालना है, बताओ समझ में आया नहीं आया, ठीक है। कितने डिस्टेंस पर है ये 20, ठीक है। क्या फॉर्मूला होगा इसका, 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये पॉइंट चार्ज की तरह ही बिहेव करेगा। तो E की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 1.5 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन पर कूलम, 9 इंटू 10 की पावर 9, Q हमें निकालना है। और ये कितना रखा है 20 सेंटीमीटर, तो 20 इंटू 10 की पावर -2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। बताओ समझ में आया नहीं आया। अब ये हो जाएगा 1.5 इंटू 10 की पावर 3, और ये 20 इधर आकर क्या हो जाएगा 400, और ये 10 की पावर कितना हो जाएगा -4, और ये 9 इंटू 10 की पावर 9 नीचे, और ये क्या रह जाएगा Q, ठीक है जी। पॉइंट हटा देंगे तो एक नीचे एक और आ जाएगा, ठीक है नहीं, ये 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है जी। 15 चौका कितने होते हैं 60, एक 0 पहले से इसके पास है, ये 9 हो गया, ये 10 की पावर -1 बचेगा, ये -9 हो जाएगा, 3 3 जा 9 होते हैं, 3 2 जा 6 होते हैं, तो 200/3 इंटू 10 की पावर -10, और 3 से करेंगे तो 36 18, फिर 6 इंटू 10 की पावर -10। तो हम इसे क्या कर सकते हैं, ये डेसिमल इधर लेके जाना, तो 6.666 इंटू 10 की पावर इधर कैसे जाएगा, डिवाइड करेंगे तो ये आएगा, तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -9 आ जाएगा, तो 6.67 इंटू 10 की पावर -9 कूलम। ये आंसर सही है नहीं सही है, आया समझ में नहीं आया, पक्का, ठीक है। अगर हमने वो केस नहीं बढ़ा है तो सिर्फ हमें दिक्कत किस में आएगी, इनसाइड, मतलब अगर सॉलिड है होलो है तो चार्ज कहाँ पर है, यहाँ, ठीक है ना, और इसकी रेडियस कितनी है यहाँ से r, ठीक है, और वो यहाँ से किसी पॉइंट P पर पूछे जो इनसाइड है, तो जो गॉसियन सरफेस बनेगी वो अंदर बनेगी, और उसके अंदर कोई चार्ज नहीं होगा, तो इसलिए यहाँ पर कोई भी क्या नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं होगी इस P पॉइंट पे इनसाइड अ होलो स्फीयर। लेकिन अगर सॉलिड है तो सॉलिड के अंदर क्या है बच्चों, यहाँ तो चार्ज है, तो अगर वो यहाँ आपसे ये सेंटर है और ये पॉइंट P है, और जब तुम एक स्फेरिकल सरफेस बनाओगे ये r रेडियस की, तो इसके अंदर चार्ज होगा, तो बस हमें ये वाला चार्ज क्या है कैलकुलेट करना है। तो ये चार्ज कैसे कैलकुलेट करोगे,
पूरा जो ये पूरा वाला स्फेयर है, बड़ा जो स्फेयर है ये, जो कि कैपिटल रेडियस का है, ये इस आर रेडियस की जो ये अंदर क्या होगा वॉल्यूम, जो कि कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, होगा या नहीं होगा। तो ये तो आर का हो गया। तो चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ठीक है, आर रेडियस का 4.3, और इसमें हमारे पास वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होती है। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कितनी होती है, रो होती है। अब तुम इसमें किसी भी पॉइंट, ये होती क्या है, ये होती है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। अब तुम इसमें कहीं भी चले जाओ, चाहे यहाँ चले जाओ चाहे यहाँ, बताओ ये चेंज होगी क्या, ये तो कांस्टेंट होगी, ये तो हर जगह सेम ही होगी, होगी या नहीं होगी। अब तुम्हें एक फॉर्मूला पता होगा डेंसिटी का मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो यह चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम हो गया। तो क्या मैं यहाँ से चार्ज नहीं निकाल सकता, क्यू कैसे निकाल लूँगा, ये फॉर्मूला बना या नहीं बना, बताओ, ये समझ में आया नहीं आया। यानी अगर तुम्हें इसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी पता है तो फिर तुम इसके किसी भी वॉल्यूम के लिए इसका चार्ज निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते। तो अगर पूरे आर रेडियस के स्फेयर के लिए इसका चार्ज निकालना है तो इसकी चार्ज डेंसिटी को किससे मल्टीप्लाई कर दो, इसके पूरे वॉल्यूम से, जो बड़ा है, मतलब कैपिटल आर रेडियस का है। लेकिन हम गॉसियन सरफेस अंदर जाकर बना रहे हैं कितने रेडियस की, छोटे आर की। तो ये जो गॉसियन सरफेस बनेगी, इस गॉसियन सरफेस का वॉल्यूम कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यूब, होगा या नहीं होगा। और चार्ज डेंसिटी कितनी है, ये चार्ज डेंसिटी का मतलब है कि 1 मीटर क्यूब में कितना चार्ज, इतना। तो बताओ इतने वॉल्यूम में कितना चार्ज होगा, तो जो क्यू डैश आएगा निकल कर, वो क्या होगा, इसकी मल्टीप्लाई वी डैश से करेंगे। वी डैश क्या है, वॉल्यूम ऑफ गॉसियन सरफेस। भाई ये हमारा कंडक्टर था पूरा, इसमें हमारे पास क्या था, चार्ज था, ठीक है ना, क्यू चार्ज था हमारा, कितना चार्ज था, क्यू। इसके अंदर उसने हमसे सेंटर से किसी पॉइंट पी पर चार्ज वो पूछा हमसे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो हमने यहाँ पर क्या बना लिया, एक गॉसियन सरफेस बना लिया, और वो भी कैसा बनाया, स्फेयर। तो हमें इसके अंदर कितना चार्ज है ये तो निकालना पड़ेगा, नहीं निकालना पड़ेगा। और चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला चार्ज अपॉन वॉल्यूम होता है। तो यहाँ से चार्ज का फॉर्मूला आ गया डेंसिटी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो अगर मुझे इसका वॉल्यूम पता लग जाए तो मैं उसकी चार्ज डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दूँ तो उसका चार्ज आ जाएगा या नहीं आ जाएगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं अंदर चलता हूँ, तो क्यू डैश कितना आ जाएगा मेरा, चार्ज डेंसिटी तो कांस्टेंट है, ये क्या स्फेयर का 4/3 पाई आर क्यूब। आया नहीं आया समझ में, ये आई सबको समझ में या नहीं आई, आ गई समझ में। अब सब कुछ वैसे ही चलेगा। अब तो चार्ज आ गया, तो अब तो ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा बस, और क्या है। अब जब ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, 1/4 एप्सिलॉन नॉट, ये क्यू डैश आएगा अपॉन आर स्क्वायर। अब इस क्यू डैश की जगह क्या आएगा, ये आएगा, क्यू डैश की जगह ये आएगा रो 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन आर स्क्वायर। बताओ समझ में आया नहीं आया। अब क्या होगा, 4/3 नहीं, ये तो नहीं कटेगा, 4 कट जाएगा, 4 से पाई कट जाएगा, पाई से आर स्क्वायर से आर कट के यहाँ क्या रह जाएगा, आर। तो ऊपर क्या बचेगा, रो बचेगा, 4 चला, हाँ 3 बचेगा, पाई कट चुका है, आर बचा है, बस ये, और एप्सिलॉन नॉट, ये आंसर होगा। तो इस केस में फिर हमें क्या चीज़ गिवन होनी चाहिए, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी गिवन होनी चाहिए। बताओ समझ में आया नहीं आया, ठीक है। किसके लिए, इनसाइड वाले के लिए बस, और आउटसाइड वाले के लिए या सरफेस वाले के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर तुम ये भी कहोगे कि ये कोई पॉइंट चार्ज है, यहाँ पर कोई आर है, नहीं, उसके लिए भी ज़रूरत पड़ेगी, सरफेस के लिए भी ज़रूरत पड़ेगी। सरफेस के लिए कैसे करोगे फिर, सरफेस के लिए इस क्यू की वैल्यू कैसे निकालोगे, बताओ, v इंटू रो, और ये v कौन सा लोगे फिर, 4/3 और कैपिटल आर क्यूब, और ये क्या हो गया, रो। तो अब ये क्या आएगा, e की वैल्यू क्या आ जाएगी, फिर ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, तो 1/4 ये, और ये q जो आएगा इसकी जगह क्या रख दोगे, 4/3 पाई आर क्यूब, और ये चार्ज डेंसिटी अपॉन आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर ये होगा इस बार। बताओ समझ में आया नहीं आया। फिर 4 से 4 कटेगा, पाई से पाई कटेगा, आर स्क्वायर से कटेगा तो आर आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा फिर आपका, रो आर अपॉन सिग्मा और 3 और आएगा। अब बताओ समझ में आया नहीं आया। ये दोनों क्लियर हुए या नहीं हुए, हो गए। अब अगर तुम आउटसाइड जाओगे, अब आउटसाइड वाले के लिए कैसे करोगे, ये देखो, तो ये यहाँ सेंटर से किसी आर पॉइंट पर जाओगे, ठीक है ना, आर, तो या तो इसका चार्ज क्यू है तो क्यू रख दो, लेकिन अगर क्यू ना देके इसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दे रखी हो तो फिर इस क्यू की भी वैल्यू निकालोगे, ठीक है ना।
तो बस इसमें और इसमें कितना अंतर आ जाएगा, इसमें और इसमें कितना, इसका आंसर क्या होगा, E इक्वल्स टू सिग्मा आर आ जाएगा इसमें, और ये 3 एप्सिलॉन नॉट। आगे समझ में नहीं आई। लेकिन अगर Q गिवन, इस केस के लिए Q गिवन हुआ तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, सेम जो पॉइंट चार्ज के लिए होता है, Q अपॉन आर स्क्वायर। ये बताओ क्लियर हुआ नहीं? आगे समझ में नहीं आया? अब 3 केस हैं, तीनों एक बार फिर से देख लो। ये मेरा सॉलिड कंडक्टर है और इसके अंदर चार्ज है, ये मेरे पास इसके अंदर क्या है, चार्ज। अगर इसका चार्ज Q दे रखा हो, ठीक है, और इसके बाहर किसी पॉइंट P पर R डिस्टेंस पर तुमसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछी हो, तो इसका फॉर्मूला 4/3 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। और ये Q की वैल्यू क्या है आपको गिवन, तो इस Q की वैल्यू जो भी गिवन है वो आप यहाँ रख दोगे और ये आपका हो गया आंसर, जैसा कि हमने अभी एक न्यूमेरिकल करा, ठीक है। और अगर सरफेस पे आ जाएगी P पॉइंट, तो बस इस R की जगह क्या आ जाएगा, R। आ गया समझ में? अब अगर इसी केस में वो आपसे कहे कि इसके अंदर जाओ, ये P पॉइंट इनसाइड है, तो आप नहीं कर सकते। या तो फिर उसे ये जो गॉसियन सरफेस बनेगी जितने सेंटीमीटर, उतने के अंदर चार्ज कितना आ रहा है वो उसे देना पड़ेगा, तब तुम चार्ज वाले फॉर्मूले से कर सकते हो। वरना उसे क्या देनी पड़ेगी यहाँ पर, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो अब जब इसका आंसर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में निकालोगे तो इसका भी तो निकालना चाहिए, फिर इसका भी तो निकालना चाहिए। आगे समझ बात नहीं आई? अगर इन तीन लोकेशन है, एक इनसाइड, एक सरफेस और एक बाहर, तो इन तीनों केसेस का एक फॉर्मूला तो बन रहा है चार्ज की हेल्प से। तो उसमें इस पॉइंट के लिए चार्ज कौन सा वाला गिवन होना चाहिए, जो पूरा कंडक्टर है, पूरे कंडक्टर के अंदर चार्ज है। इसके लिए कौन सा चार्ज चाहिए, जो पूरे कंडक्टर के अंदर चार्ज है। लेकिन जब इनसाइड जाओगे तो वो चार्ज नहीं लगेगा फिर। तो उसके लिए हमें जो गॉसियन सरफेस बनाओगे, और वो कितने की बनाओगे, जितने सेंटर से जितने सेंटीमीटर पर वो पूछ रहा है। आया समझ में? नहीं आया? अब ऐसे समझ लो, ये है तो सॉलिड, बस मैं इसमें चार्ज नहीं बना रहा अंदर, जिससे घिचपिच ना हो। ये आपका सेंटर है और यहाँ पर कोई पॉइंट P है, और यहाँ पर अगर कोई पॉइंट P है तो यहाँ पर ये हो गई तुम्हारी गॉसियन सरफेस। इस डिस्टेंस को रेडियस बनाकर गॉसियन, हाँ, ये R हो गया आपका, ये R हो गया। तो ये जो, और हमें इस पूरे, मतलब पूरा जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी हमें वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दे रखी है। वॉल्यूम चार्ज कितनी है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो कितनी है, रो। बताओ समझ में आया नहीं आया? तो अब अगर रो है और मैं पूरे इस जो ये येलो वाला पोर्शन है, ये इसका वॉल्यूम कितना है V, और ये जो ये वाला इसका वॉल्यूम कितना है V। तो अगर मैं तुमसे Q पूछूं V के लिए, चार्ज निकालूं कैपिटल V के लिए, तो वो भाई इसका तो फॉर्मूला होता है V अपॉन चार्ज। तो बताओ इस V की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी, नहीं आ जाएगी? और अगर मैं तुमसे पूछूं Q डैश अंदर के लिए, छोटे वॉल्यूम के लिए, ओह उल्टा कर दिया, ये सही लिखा दिखा था, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ये जो चार्ज डेंसिटी होती, ये जो चार्ज अपॉन वॉल्यूम होती है नहीं होती है? तो अगर मैं ये जो येलो वाला है इसके अंदर कितना चार्ज है, वो इसकी चार्ज डेंसिटी से पूछूं, तो V रो हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? ये हो जाएगा जी। और इसका वॉल्यूम जो है ये पूरे स्फेयर का होगा 4/3 पाई R क्यूब। तो ये वाला Q कितना हो जाएगा आपका, 4/3 पाई R क्यूब रो। होगा या नहीं होगा? होगा ना। और अगर मैं छोटे वॉल्यूम के लिए पूछूंगा तो फिर Q डैश कितना होगा हमारा, छोटे वॉल्यूम इस गॉसियन सरफेस के लिए, तो क्या चीज़ चेंज नहीं होगी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो V इंटू रो। बताओ ये कोई दिक्कत हो नहीं है? अब ये V की वैल्यू कितनी होगी, 4/3 पाई स्मॉल रेडियस, जो वो रेडियस है, इंटू ये हो गया Q डैश। अब बताओ समझ में आया नहीं आया? अब करना तो Q से ही है हमें, मतलब करना तो यही है कि ये पॉइंट है और इस पर चार्ज Q है, और ये P पॉइंट के लिए हो गया जो R के लिए। इसकी सरफेस पे P पॉइंट लोगे तो भी Q लोगे, लेकिन जब अंदर जाओगे तब क्या लोगे, Q डैश लोगे। और बाहर इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, स्मॉल r स्क्वायर। तो अगर ये चार्ज गिवन है तो Q रख दो, चार्ज गिवन नहीं है, चार्ज डेंसिटी गिवन है, तो इसका आंसर आप ये निकाल कर लेकर आए हो, ये रख दो यहाँ। अब बताओ समझ में आया नहीं आया? मैं इसे सिंपल बना चाह रहा हूँ जिससे तुम कंफ्यूज ना हो। अगर तुम्हें सीधा चार्ज दे रखा तो इसे रखने की जरूरत क्या है, फिर ये बताओ। लेकिन अगर तुम्हें चार्ज डेंसिटी दे रखी है तो फिर तो इसकी जगह क्या रखोगे,
फिर तो ये रखोगे ना कि E इक्वस टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट और इसके 4/3 पाई आर आर मतलब वो आर सॉरी आर और एक गलती और कर दी हमने इसमें आर क्यूब। ये किसके लिए निकाल रहे हैं? आउटसाइड के लिए। किसके लिए निकाल रहे हैं हम? आउटसाइड के लिए। तो 4/3 पाई आर क्यूब और क्या था इसमें? रो। और क्या है? रो। और नीचे ये आर अभी छोटा वाला ही रहेगा क्योंकि हम बाहर जा रहे हैं। तो हमने पीछे गलती कर दी थी, अब सही कर लेना इसे। तो 4 से 4 क्या हो जाएगा? कैंसिल। पाई से पाई क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो ये क्या बचेगा आपका? ये बचेगा 1/3 एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब रो अपॉन आर स्क्वायर। ये किसके लिए होगी? ये आउटसाइड वाले के लिए होगी। बताओ समझ में आया? हाँ गलत कर रहा था। चलो इधर देखो, अब इनसाइड के लिए इससे वो इनसाइड कह रहा हूँ, सरफेस के लिए तो यहीं से लिख सकता हूँ। बस सरफेस के लिए 1/3 एप्सिलॉन नॉट इस आर क्यूब को तो आर क्यूब ही रहने दूँ, इसे मैं आर स्क्वायर कर देता हूँ। तो इसके लिए सरफेस के लिए तो कर सकता हूँ ना, ये दोनों सेम हो जाएंगे ना आर आर, ये दोनों आर सेम हो जाएंगे। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? 1/3 एप्सिलॉन नॉट और ये आर रो। बस हो गया नहीं हो गया? और अब अगर मैं इनसाइड जाऊँगा तो इनसाइड वाले के लिए पूरा फॉर्मूला लगाता हूँ मैं। 1/3 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्यू डैश आएगा और अपॉन आर कौन सा आएगा? अंदर वाला। आया नहीं आया? आर स्क्वायर। बताओ समझ में आया नहीं? अंदर वाला कैपिटल है रखा नहीं, वो जो चेंज होता है उसे स्मॉल आर कहते हैं हम। और बस सरफेस के लिए आर को कैपिटल आर कह देते हैं, बाकी से स्मॉल आर ही लेके चलना है क्योंकि ये फॉर्मूला हम पॉइंट चार्ज वाला लगा रहे हैं सीधा। मतलब आ रहा समझ में? नहीं आ रहा? तो क्यू डैश क्या हो जाएगा? फिर से वी रो हो जाएगा और अंदर के लिए वी डैश होगा। तो स्मॉल रेडियस के लिए, ये छोटी रेडियस के लिए कोई स्फेरिकल शेल है तो इसका वॉल्यूम जितनी इसकी रेडियस होगी, फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब और ये रो। बताओ कोई दिक्कत हो तो? नहीं है तो इसे यहाँ रख दो। तो ये हो जाएगा 1/4 क्यू डैश की जगह क्या आ जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब रो अपॉन आर स्क्वायर। बताओ अब ये आर दोनों सेम होंगे, अब इनमें कोई डिफरेंस नहीं होगा क्योंकि इसी ही स्फीयर के लिए निकाल रहे हैं कि इसके अंदर कितना चार्ज है और इसी डिस्टेंस पर निकाल रहे हैं। बताओ क्लियर हुआ है नहीं? आगे बात समझ में नहीं आई? एक तरीके से जो हम बड़े वाले के लिए कर रहे हैं तो उसमें यही तो हमारा क्या है? स्फीयर। और यही क्या है? हमारी गॉसियन सरफेस। और इनसाइड वाले के लिए हम क्या कर रहे हैं? जो हमारी गॉसियन सरफेस है उसी का वॉल्यूम ले रहे हैं। तो एक तरीके से दोनों सेम ही तो केस हो गए। बस बताओ, सिर्फ याद करने के लिए, वैसे सेम केस नहीं है। क्लियर हो गया? अब कोर्स में हो या ना हो, अब तुम्हें आ गया समझ में। ठीक है, न्यूमेरिकल देख के तुम्हें ये भी पता चल चुका होगा कि ये जो Q होता है ये गिवन भी हो सकता है और इसकी जगह तुम्हें क्या दी हुई हो सकती है? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। या फिर जो लीनियर चार्ज डेंसिटी वाला क्वेश्चन था उसके जैसा ये क्वेश्चन आ सकता है और इसमें तुमसे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी पूछ ले। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी पूछेगा तो फिर फॉर्मूला कौन सा लगेगा तुम्हारा? फॉर्मूला लगेगा ये वाला, ये E इक्वस टू ये RP। ये लगेगा नहीं लगेगा? ये गिवन होगी, ये तुमसे पूछेगा और डिस्टेंस दे देगा आपसे। भाई ये छोटा आर भी हो सकता है, बड़ा आर भी हो सकता है। ठीक है ना? क्लियर हुई बात या नहीं हुई? पक्का? और अगर तुम्हें स्फीयर की रेडियस भी दे रखी हो और तुमसे वो डिस्टेंस है वो भी दे रखा हो तो फिर ये आउटसाइड वाली बात है। ये दोनों क्या होंगे? फिर अलग अलग होंगे। बताओ हो गया क्लियर? तो एसी बंद कर लो। कर लोगे अभी से? करो, नहीं आएगा समझ में तो पूछ लेना मेरे से। पॉइंट चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड, फ्लक्स वाले और आ गए। पहले तुम थ्योरी पढ़ो क्योंकि तुम बार बार अटक रहे हो इसमें। वैसे तो 2 ही क्वेश्चन रह गए। क्वेश्चन तो हैं और मैंने लिखे नहीं थे, मुझे पता था कि यहाँ तक आते आते तुम रो दोगे। अब तुम्हें क्या करना है? ऐसे बैठ के पढ़ना है। बड़ा पढ़ लिया यार हम तो। किस टाइम बैठे थे पढ़ने? 112 मिनट हो गए।